ते वक़्त आपका सोच कैसा रहता था? यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और वो पढ़ते ऐसे ही बनाए थे, आपने देखो। कैसे बनाया था? और पास्ट वन बुक है ना सिक्स क्लास की, तो उसका ऐसे बनाया था। तो मतलब तो जैसे खुद है बना लिए? मैप्स। नहीं भाई, मैप उठा लिए और जो चीजें थी वो उस पे लिख दी। मैप पे तो पूरा चैप्टर हो गया इसी पे खत्म। ठीक है। इससे पढ़ लिए, क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज्यादा होती है। फिर अगला चैप्टर उठाया, उसी में भी उसी पे लिख दिया मैप पे सब कुछ। मतलब मैप से पढ़ा मैंने हिस्ट्री। अगला चैप्टर आया तो जो जो बॉक्सेस हैं वो उठा लिए एनसीईआरटी, क्योंकि बॉक्स से सवाल आते हैं। बॉक्स बॉक्स उठा लिए और मैप उठा लिए, क्योंकि टीचर का ध्यान भी तो उसी पे जाता है। और जो उसी मैप पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो लिख दी। मतलब जैसे पूरी बुक का 16 पेज का नोट्स है, तो ऐसे कर दिया। आगे बना लो तुम भी ऐसे ही। ओके। बहुत बढ़िया है भाई। सर सर यशराज। वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम देते वक़्त जैसे कि मान लीजिए एग्जाम अगर दे। कोई एक हाँ, बोलिए? हाँ बताओ। हाँ बताओ, हाँ, कैसे एग्जाम देते हो? जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने बैठे, मेन एग्ज़ाम पे और एग्ज़ाम देने बैठे और हाँ। क्वेश्चन आपने देखा कि हाँ, मुझे ये आता है, तो आपने टिक कर दिया, हम्म। ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम्म। दूसरा क्वेश्चन में जंप किए तो उसमें दिख रहा है कि हाँ, मैंने ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो आप क्या उसको मार्क हम्म। करते हो या फिर छोड़ के चले जाते उसको छोड़ देते हैं पहली बार में। मतलब अगर आपको रीडिंग स्पीड, मतलब पहले आप पहले गो में वो अटेम्प्ट करो जिन पर आप 100% श्योर हो। और वो क्वेश्चन आपकी अगर अच्छी तैयारी है तो 60-65 हो जाएंगे 125 में से, सारे सारे सब्जेक्ट्स में से मिला के। तो 60-65 तो आप पहली बार में ही कर दोगे। फिर जब दूसरी बार करोगे तो फिर से 20 कर दोगे, 85, फिर कर दोगे 15, तो 100 तक पहुंच जाओगे थर्ड गो में। बस 3 ही बार में करना, 100, 105। तो हम तो 125 का सोच के गए थे। उतने तो नहीं किए, लेकिन हाँ 105 कर दिए थे। और पेपर आसान था हमारा, इस वजह से हम बोल रहे हैं जो पेपर टफ भी है तो 100 करने चाहिए। तो 105। पेपर आसान आ जाए तो 120 कर दो, जैसे हमारे वाला पेपर मतलब पिछले कई सालों में सबसे आसान पेपर 2022 का था। आप लोग देखोगे, कंपेयर करोगे और पेपर से, वो थोड़े टफ है। 21 का पेपर और आसान था हमारे से भी। 22 का फिर और मतलब उससे थोड़ा सा टफ था, बट 23 वाला पेपर फिर भी ठीक था। मतलब बहुत टफ नहीं था 23 वाला भी, आई वुड से। बट हाँ 22 वाले से तो सही था। 21 वाला सबसे आसान था। सबसे आसान में से 21 बोलेंगे, उसके बाद 22, फिर 23, ऐसे। तो पेपर के हिसाब से भी है देबासिस, लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 95 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लाइक वाइज यू सी, 95 तो करने ही पड़ेंगे। देखो 95 करोगे, कुछ भी नहीं तो 15 तो गलत हो ही सकते हैं, राइट। ऐसे तो तुम बिल्कुल फुल एक्यूरेसी पे नहीं कर सकते हो। दिन सही हो जाए, लेकिन 15 गलत हो सकते हैं, तो भी 80 तो सही हो जाएंगे। मैंने अच्छा 2023 का 62 हाँ सॉरी हाँ 62 किया था लेकिन उसके बाद मैंने जो कंफ्यूजन में मारा था वो पूरा नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस मेरे गलत आ गए। अटेम्प्ट 62 किए थे। नहीं एट 62 फुल करेक्ट थे एकदम कॉन्फिडेंट हुआ एकदम मारे पक्का ठीक है। लेकिन कुछ जो हम्म। डाउट रह जाते हैं ना तो मैं सोच रहा हूँ अरे 62 मार्क करने में थोड़ी ना आएगा। तो मैंने फिर से कुछ दोबारा का जो क्वेश्चन किया जिनमें डाउट था तो उनमें जब भी मैंने आंसर लगाया तो वो गलत निकले। जैसे कि एग्जाम देख के वक्त जब मैं निकल कर दिखा तो आंसर गलत ही था। तो इसलिए इसका मैं मतलब मार्क आपको उन उन वाले क्वेश्चन में आप क्लैरिटी लेके आओ। जैसे मान लो आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जिन्होंने आप जिसमें आपने गलत मार्क किया है ना, एकदम आप बोल रहे हो कि थोड़ी आपको कम क्लैरिटी, वो गलत निकल गया आपके, राइट। यही तो डाउट है। हाँ 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 तो आप सोचो कि जब यही सिमिलर क्वेश्चन पीवाईक्यू में था या पहले आपने देखा था, तो उसमें कौन से आंसर सही होते हैं जनरली। तो उससे भी आप थोड़ा हिंट लो। और फिर ये सोचो कि ये आंसर गलत क्यों हो सकता है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्यों सही हो सकता है। ऐसे आप सोचो, यू ट्राई टू रीच दैट करेक्ट पॉइंट। कैसे भी सोच के 3-4 तरीके हो सकते हैं, या तो किसी ऑप्शन को गलत निकाल दो, एटलीस्ट एक दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में चांस सही है ज्यादा होने के, मतलब सही होने के ज्यादा चांस है। तो वैसे ही आप करो। मतलब या तो आप उसमें से गलती निकालो, या कुछ सही इफेक्टिव आप सोचो कि इसका इफेक्टिवली ये है क्यों सही हो सकता है। या कोई आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो गलत क्यों हो सकता है। या ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन से। अगर आपको फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है ना, बेसिक से सेम क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज राइट्स के जो आपकी नॉलेज है, उसी को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो कि इस स्टेटमेंट को फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज से कर सकते हैं, फंडामेंटल से, जो हमें पता है 10-12 फंडामेंटल्स, राइट। यू ट्राई टू यूज दोज फंडामेंटल्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन ऑप्शंस। तो आपको हेल्प मिलेगी उनको एलिमिनेट करने में, इवन दो क्वेश्चन फैक्चुअल लग रहा होगा, लेकिन हेल्प मिलेगी। जैसे इस बार एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन आया था ईपीएफओ में, बड़ा लेंदी क्वेश्चन था।
उसमें मतलब ऐसे उसकी सैलरी और वो सब, लेकिन अगर उसको पढ़ोगे इफेक्टिवली, आपको जुडिशरी की स्ट्रक्चर पता है, उसमें कैसे वर्किंग होती है वो पता है, तो आप आराम से स्टेटमेंट काट सकते हो उसके। जैसे आजकल सीएपी में भी लंबे लंबे पूछ रहे हैं पॉलिटी के, तो आप उसको निकाल सकते हो। बट फंडामेंटल्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो एसिड बेस का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो चैप्टर पूरा याद है, फंडामेंटल्स याद है, तो नया क्वेश्चन भी आप उसी नॉलेज से ट्राई करो, राइट? कि यार ये वाला मैंने नहीं पढ़ा है, इसको हटाओ, वैसे करके। मतलब आपको जो नॉलेज है उस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नो डाउट इन दैट। ओके। सर और एक क्वेश्चन था, जैसे कि एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, तो मुझे दो पार्ट में कंफ्यूजन था, एक तो ऑक्सीजन था और एक ना, मैग्नीशियम था। इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का एक बॉक्स है। अगर आप हाँ। एनसीईआरटी के बॉक्स में भी कंफ्यूजन कर रहे हो तो आपने सही से नहीं पढ़ा है किताब को। नहीं अगर सर। कोई क्वेश्चन लाइन के बीच में से आ जाए तो आप फंस जाओ, लेकिन वो तो बॉक्स का सवाल है, तीसरे चैप्टर में सवाल है, रोक वाले में बॉक्स बना हुआ है कौन सा एलिमेंट कितना है। अगर आपको बताया गया है कि आपको 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बॉक्स पढ़ने हैं, यार आप तभी भी गलत कर रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है वहां पे पेपर में। भाई वो उसमें क्या सोचना है, उसको सीधा टिक करो। उसमें आपको माइक्रो सेकंड लगने चाहिए टिक करने में। यही तो ट्रेन करना है माइंड को, कि आप कंफ्यूजन ना लाए। 10 बार पढ़ोगे कैसे भूल जाओगे आप, राइट? अच्छा। ये आप गलत बोल रहे हो। इस पे कंफ्यूज होगे तो फिर नहीं होगा, फिर आप तो जो क्वेश्चन नए आएंगे उन पे तो पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो आप समझो बात को मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको बता दिया गया कि 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से आएगा और बॉक्स के सवाल ज्यादा आएंगे, तभी भी आप गलत कर रहे हो। हमने तो बॉक्स ही उठा के रखे हैं अपनी पीडीएफ में, क्योंकि हमें बॉक्स बार बार रिवाइज करने हैं। क्योंकि बॉक्स के जो सवाल आएंगे उन पे हम 5 5 सेकंड ही लेंगे बस, और जो दूसरे आएंगे उन पे दिमाग लगाएंगे, उनके लिए टाइम भी तो बचाना है, राइट? यस अंजलि सो, बताओ फिर हम पढ़ाना भी यार। बोलो बोलो जल्दी। सर वो हिस्ट्री के रिलेटेड बोल रही थी। जैसे थीम्स में ना एक बुक दिया हुआ था जहाँ पे अमीर खुसरो की एक पेंटिंग थी और लिखा हुआ था कि वो किस राइटर ने बनाया है। तो जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो 2012 वाले में या फिर 11 वाले में, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा था कि इससे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो पिक्चर से। तो फिर उसके बाद हम्म, जब मैं सॉल्व कर रही थी पीवाईक्यू तो मेरे को वही सेम क्वेश्चन दिखा था, तो वो चीज माइंड में था, तो फिर समझ में आया कि वही अच्छा बात ये है। लोग अब जो पेंटिंग से जो, भी जो पिक्चर। फोटोज हैं, जो हमारा क्वेश्चन आया था पिछले साल, जो अवर पास्ट की सेकंड बुक है, उस पे चोला का वो फोटो बना हुआ है, नटराज वाला। फ्रंट पेज पे कवर पे फोटो बना हुआ है। वहीं से सवाल आया था नटराज वाला। तो थोड़ा ऑब्जर्व करो चीजों को। ऑब्जर्वेशन से सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे मिर्जापुर वाला जो सवाल हमारे पेपर में आया था, वो हमें गाड़ियों से ही आता, क्योंकि उस गाड़ी का फोटो बना हुआ है थीम्स पे। तो वहां पे लिखा था कि ये गाड़ियों से लेके जाते थे मिर्जापुर से, अब बदल गया है। तो फिर हमने सोचा उसके बारे में, यार मिर्जापुर में तो वेब सीरीज भी आई है, वहां पे मतलब ये काम भी होता था कि मतलब वहां पे ये सब चीजें भी चलती थी अपनी, मतलब ये सब जो अपना था, तो इसका मतलब ये उससे भी रिलेटेड है। तो आप उसको कुछ लिंक कर लोगे ना, दिमाग के किसी हिस्से की से लिंक कर लोगे ना चीज को, तो आप भूलोगे नहीं। जैसे मान लो आपको कोई चीज याद रखनी है, जैसे मैं आपको बोलूंगी ये नंबर याद रखो, 57824783। अब थोड़ी देर बाद सोचोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, लेकिन भूल जाओगे। लेकिन उसको सोचो कि यार 5 पहले क्यों आया। 5 पहला प्राइम नंबर है, फिर सेकंड प्राइम नंबर दिया है 7, उसके बाद उन्होंने क्यूब दिया था। तो जब आप फ्यूचर में बैठोगे तो आप याद करोगे कि पहले प्राइम नंबर आने चाहिए। तो लाइक दैट, अगर आप उसको किसी स्ट्रक्चर में याद करोगे अपने दिमाग में तो याद रहेगा। लेकिन आप उसको ऐसे ही सोचोगे कि दिमाग के अंदर फीड कर लें, तो वो भूल जाओगे। यू ट्राई टू रिलेट इट विद योर सेल्फ एंड मेक अ पार्ट ऑफ योर ओन। जो चीज आपकी खुद की बन जाएगी ना, उसको आप कभी नहीं भूलोगे। जिसको आप याद करोगे रटोगे, उसको भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत ऑप्शन भी टिक कर दोगे। मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। जैसे कुछ चीजें हैं, जोड़ना घटाना, वो आप दिल से सीख चुके हो, तो आप गलत नहीं करोगे। मुझे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं उसको करने में, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 करना है, और अगर जो फ्रैक्शन दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। अब आप ले आओ कोई भी क्वेश्चन, हम कर देंगे। हमें क्या डरना है? हमें बस इतना पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। भाई मैंने इससे ज्यादा मैथ नहीं पढ़ा, सच बताऊं, बस इसी से हो जाते थे सारे। और जब कभी मानना होता तो 100 मान लेता था। 100 क्यों मानता था आपको भी बता दिया, डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाती है। अगर हमें ये तीन चीजें पता है, तो वी कैन सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। नहीं तो इसे देख लो आप, अब वो नए तरीके ढूंढ लो, 1 पे 4 बढ़ा दो, 5 पे 4 बढ़ा दो, करते रहो, सिखाना तो पड़ेगा ही सब कुछ। हमने कभी कुछ ये नहीं किया, ठीक है? हम तो अपना जाते थे, जो दिया है वो लिख देते थे बस। पर पढ़ते ध्यान से थे क्वेश्चन को, वो आप नहीं करते हो। कल आपको देखा तो आप ध्यान से नहीं पढ़ते, जोड़ के बता रहे हो 20 15 35। भाई यहाँ लिखा तो हो पाई 20 15 35। आप प्री कंसीव्ड कैसे जोड़ सकते हो उसको? काफी लोग थे, आई थिंक 2 3 लोगों ने मुझे बोला कि यार जोड़ दिया हम, है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा है। कुछ क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जिससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। परसेंटेज
जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, थोड़ा आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा। सैलरी ऑफ एक्स इज 20% मोर देन वाई, देन हाउ मच सैलरी ऑफ वाई लेस देन एक्स। तो सैलरी ऑफ वाई कुछ रही होगी, एक्स की 25% ज्यादा है, तो वाई की कुछ सैलरी तो होगी ना भाई। तो सैलरी वाई की क्या माननी है, देखो एक्स भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं मान सकते, लेकिन 100 मानोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 100 से डायरेक्ट परसेंटेज निकलती है। समझ रहे हो, 100 का भी 25% 25 ही होता है, 600 का 25% निकालोगे तो निकालना पड़ेगा, इसीलिए 100 मानते हैं, बिकॉज इट्स इजी टू कैलकुलेट। तो सैलरी ऑफ वाई मान लो कितनी है, सैलरी ऑफ वाई मान लो 100 है, तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, राइट। अब क्या लिखा है, हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ वाई लेस देन एक्स। किससे पूछा है ये देखो आप, एक्स से पूछा है कि एक्स से कितने परसेंटेज कम है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, एक्स है ना कि वाई। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आपकी वाई थी, और यहाँ पे आपकी क्या है, एक्स है। यहाँ पे इससे ज्यादा थी ना वाई से, तो वाई इनिशियल थी ना, वाई को 100 माना तो वो 125 आया है, इसका मतलब वाई वॉज द इनिशियल वैल्यू। बट नेक्स्ट वाले में एक्स इनिशियल वैल्यू होगी, क्योंकि उससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो इनिशियल वैल्यू होती है, वो परसेंटेज कंपेरिजन के हिसाब से चेंज होती है। 600 से कंपेयर करोगे तो 600 इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। अब एक्स मतलब कितना है, 125, और कितना कम है, 25, किस पे कम है, मतलब फाइनल वैल्यू 100 है और इनिशियल वैल्यू 125 है, तो -25 डिवाइडेड बाय 125 गुना 100 आ गया। इसमें क्या था बताओ, यही तो सिखाया है परसेंटेज का निकालने का तरीका, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, राइट। इसमें डिफिकल्ट क्या है, आपका तुरंत हो जाएगा इसका आंसर, 20% आ जाएगा। माइनस है इसका मतलब डिक्रीज है, वो माइनस साइन थी, मैंने बोला था आपको माइनस साइन से पता चल जाएगा, फाइनल वैल्यू कम है तो डिक्रीज हो रही है, फाइनल वैल्यू ज्यादा है तो इंक्रीज। अब भाई अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा आएगी तभी इंक्रीज होगी, इसमें तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ है ही नहीं, कब क्या मैथ है इसमें, कुछ नहीं है इसमें मैथ, ये सब आसान सवाल है, मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग को ऐसा कंडीशन कर लो कि कुछ भी परसेंटेज का सवाल आए भाई हम कर देंगे, बस दिमाग का खेल है मैथ्स। क्यों गलत कह रहा हूँ सत्यम, मैं बताओ, नया भी तो बन जाएगा सवाल। यस सर। यानी अगर दिमाग आपका चल रहा है और यू आर कंसंट्रेटेड ऑन दैट क्वेश्चन, आप सही से पढ़ रहे हैं और आपको पता है परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप कर देंगे, तो आप नया भी कर देंगे, राइट। और अगर वो वहां पे दूसरा सवाल उन्होंने बना दिया तो आप वहां फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे यार ये कुछ अलग लग रहा है, अरे अलग क्या लग रहा है, जो पढ़ा है वही होगा। 10वीं तक के बच्चे को क्या एनसीईआरटी में इससे अलग पढ़ा सकते हैं, उनको तो ये भी नहीं बताते 5/4 क्या करना है, जबकि वो चाहते हैं आप एनसीईआरटी से ही सवाल सोल्व कर दो। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, इनको हम वैसे कुछ लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। वेन डायग्राम जो होता है अपना, वेन डायग्राम को परसेंटेज में मिक्स करके देता है, ऐसे तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी देता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको सिखा देता हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम आई वोंट टीच यू, दैट इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। सो 1 और 2 क्वेश्चन आई विल सी हियर, और जो प्रॉफिट लॉस वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस में देख लेंगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे आगे। तो वेन डायग्राम में क्या है देखो, कुछ मतलब वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, चीजों को सिंप्लीफाई करके बॉक्स में लिख देना, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखे उसको आप गोले बना के लिख दो कि किसका कितना परसेंटेज है। जैसे मान लो 20 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल का एक गोला बना दो और वहां 20 लिख दो, समझ रहे हो, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, अलग अलग बना दो और उसको आसान इंटरप्रिटेशन है, वो एक बॉक्स के रूप में इंटरप्रिटेशन है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसका गोलों के रूप में इंटरप्रिटेशन। जैसे फुटबॉल 20 लोग खेलते हैं, क्रिकेट 30 लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट के 30 लोग दिखा दो ऐसे, क्रिकेट 30। और अगर जो दोनों खेलने वालों की संख्या 10 है तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, क्योंकि क्रिकेट 30 हो गए, फुटबॉल 20 हो गए, दोनों के 10 हो गए। मतलब ये लिखना सीख जाओगे आप, यू सी यू विल रीच दिस लेवल के आप आराम से लिख सकते हो। ओके, इट्स नॉट टफ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जो लैंग्वेज है वो पढ़नी है, हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या लिखा है, इन अ क्लास 60% of the students are from India, 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then how what a percentage of the foreign students are boys? यूपीएससी का सबसे बड़ा फंडा पता क्या है, वो परसेंट, वो आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे कि इसका वो ये करेंगे पेपर में बैठ के, आप इधर इधर कर दोगे, बॉयज का गर्ल, गर्ल्स का बॉयज करके दूसरा आंसर भी दे रखा होगा, आप ध्यान से पढ़ो बस और कर दो। देखो कैसे, मान लो 100 बच्चे थे, राइट, मान लो 100 बच्चे थे क्लास में, 60% कहाँ से है, इंडिया का एक गोला ले लिया मैंने, ये रहा इंडिया, एक इंडिया का गोला बना लो, दूसरा फॉरेनर दिए हुए हैं तो फॉरेनर का गोला बना लो, फॉरेनर्स। और 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया, 60% यहाँ है और 40% यहाँ है, कोई दिक्कत है इसमें, बस ये लिखा है इसको लिख दिया, वो आगे क्या लिखा है पढ़ो, जो पढ़ा है जो लिखा है वो लिख दो बस, मतलब यही तो बोला है आपको। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब जो इंडियन स्टूडेंट है वो कितने थे आपके, 60% थे, उसका 30%, ना कि सबका,
समझ रहे हैं आप क्या लिखा है वो? इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब ये जितने भी होंगे उनके 30% आपके गर्ल्स होंगे और 70% क्या होंगे? बॉयज होंगे, राइट? इंडिया वाले के अंदर बनाया मैंने, ये बोला, ना कि सारों के अंदर। अब क्या लिखा है आगे? पहले क्या लिखा था कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब यहाँ कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। अगर हम बता देंगे गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है, तो 40 में से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट आप 100 मान लो, मैंने बोला आपको आसानी के लिए, 200 भी मान सकते हो, 400 भी मान सकते हो, जो मानोगे उसी से आंसर आ जाएगा। 100 मान लोगे आसान हो जाएगा। 100 मान लोगे तो इंडियन कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 60, और फॉरेनर कितने हो जाएंगे? 40, राइट? 40% 100 का 40 आ जाएगा ना। मान लो 100 बच्चे हैं टोटल, तो इंडियन स्टूडेंट्स 30% गर्ल्स हैं, तो 60 का 30% कितना होता है बताओ? कितना होता है 60 का 30%? 18। 18, तो 18 आपके इंडियन गर्ल्स आ जाएंगी, राइट? टोटल गर्ल्स कितनी है? लिखा है ना 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 50 है 50%। टोटल ना, 50 लड़कियां हैं 100 में से। अब तो फॉरेनर लड़की कितनी बची? जब 18 लड़की यहाँ है तो बची हुई फॉरेनर लड़की होंगी। कितनी लड़की बची बताओ? 32। 38 सर, 32 32 सॉरी बची ना। 32। 38, अब तो वहां पे 38 लिख देना, वहां पे बस हो जाएगा, वहां सीताराम सब पढ़ना लिखना। तो 32 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि वोट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, वोट परसेंटेज ऑफ द मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब फॉरेन स्टूडेंट जो है उनमें से लड़के कितने हैं? कितने लड़के बचे? 8 ही तो बचे भाई, 8 लड़के 20%। बचे ना। 40 ही तो थे, 32 लड़कियां तो 8 लड़के, कितने में से हैं? 8/40 गुना 100 हो गया। कुछ बचा है इसमें बताओ? क्या दिक्कत है बताओ? क्या लिखा हमने, क्या सिखाया है इसमें बताओ? जो लिखा है वो तो लिखा है, अब नया बना देगा तो फिर नया ही लिखूंगा ना, या कुछ और लिख दूंगा? क्यों सकते हैं कुछ और लिख दूंगा मैं, बताओ? नो मैं सर। सिखा दूंगा कुछ और? यही तो लिखोगे, अब लिखना तो पड़ेगा खुद से। परसेंटेज में बचा ही क्या है? लिखते चले जाओ, करते चले जाओ। अब करने के लिए 10 क्लास ले लो, 15 क्लास तक सवाल सोल्व कर लो, 1000 सोल्व क्लास सोल्व कर लो। दिमाग चलाओगे तो 10 सवाल भी बहुत है, नहीं चलाओगे तो शो भी करो, फिर करते रहो। बस ये ध्यान से पढ़ना था कि वोट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, इसका मतलब फॉरेन स्टूडेंट में से बॉयज कितने हैं, इसका मतलब डिवाइड में आएंगे फॉरेन स्टूडेंट और ऊपर आएंगे बॉयज। इस लाइन का मतलब यही है ना कि वोट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब आप टोटल लिखो फॉरेन और ऊपर लिखो लड़के, बस। किसी ने 45 भी लिखा था, वो कौन था? अनिल गायब है। 45 भी कुछ लिख दिया था किसी ने, कहाँ है? कौन है 45% वाले? आप बताएंगे भी नहीं। बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। तो वहां एक ही स्टेप तो गलत होगा, फिर आप घर आके उसको 2 नंबर जोड़ लेना, वरना फिर घर आके -0.67 हो जाएगा। एक ही तो स्टेप गलत होता है। 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स और 15 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं आ रहा है 2 साल से, आप देख रहे हैं? जो आप रीजनिंग पे टाइम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं था ना 22 में था, 15 क्वेश्चन में ना, इस साल 12-13 क्वेश्चन आए, एक भी नहीं था। 26 मार्क्स इफ यू गेन फुल, देन यू कैन रीच लाइक 30 मार्क्स अहेड, 26 मार्क्स अहेड। अगर आप उसमें से 12-14 नंबर कम कर देते हो तो आप हजारों लोगों से आगे पीछे हो जाओगे, हजार नहीं कई हजार से। गलत नहीं करने ये सवाल, आसान सवाल। कैसी मार्क्स है वहां, हिस्ट्री का सवाल कमाने के लिए कितनी मेहनत लग रही है यार, पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे तब 13 क्वेश्चन कर पाओगे, या 13 की 13 निपटा दोगे। सीखना ही क्या है, परसेंटेज में जो सिखा दिया उसी से हो जाएगा। चलो मैंने जो आपको बताया है ना इतना, परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, और इंक्रीज को डिक्रीज, इसी से ना सारे सवाल हो जाए तो बता देना। बस दिमाग चलाओ, कुछ भी नहीं है ही नहीं सवाल में कुछ भी किसी में। अब देखो ये इतना बड़ा सवाल लिख रखा है, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं। सवाल में देखो 4 सवाल पूछे हैं, एक में सीडीएस का सवाल है, एक ही क्वेश्चन में 4 सवाल है, परसेंटेज का सवाल। जो पूछा है वो करना ही पड़ेगा। देखो आपको पता है कि अगर किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो टोटल में उसका हिस्सा निकालना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। फ्रैक्शन में लिखना बताया था ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल में उसका कितना हिस्सा है, यही तो होता है फ्रैक्शन। जैसे मान लो आपके घर में आपका 1/4 जमीन मिलेगी आपको, तो मतलब आप चौथाई के हिस्सेदार हो, तो 1/4 करोगे ना। तो अगर आप नीचे टोटल लिख दोगे और ऊपर अपना हिस्सा लिख दोगे जो चीज निकालनी है, तो आपको वहां से परसेंटेज निकाल सकते हो। तो आप फ्रैक्शन में लिख दो नंबर को। जैसे लास्ट केस में मैंने क्या किया था, टोटल 40 था और लड़के कितने थे? 8, तो लड़के उसका 1/5 थे, यानी 20% थे। ट्रू ना? सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू राइट इट इन फ्रैक्शन। अगला देखो इसमें क्या है। देखो वेन डायग्राम लिखना आप सीखोगे, लेकिन लेट मी गिव यू सम हिंट कि कैसे लिखना होता है, इसको ध्यान से देख लेना। ओके, देखो क्या लिखा है। पहले तो टोटल कैंडिडेट लिखे हुए हैं, कितने? 500 लोग थे मतलब परीक्षा में, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि
इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स 3 का टेस्ट हुआ। 30 कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? केवल इंग्लिश में। 75 कैंडिडेट्स फेल्ड इन हिंदी ओनली। ओनली मतलब केवल एक में, ठीक है ना? 50 इन मैथमेटिक्स ओनली, केवल मैथ्स में फेल हुए। 15% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके। 17 failed in both Hindi and mathematics, and 17 failed in both mathematics and English. 5 failed in all three tests. तो ये आपसे पूछा है, मतलब आपको उन्होंने ऐसे लिया हुआ है कि इंग्लिश और मैथ में इतने फेल हुए हैं, दोनों में इतने फेल हुए हैं, अलग अलग उसमें इतने फेल हुए हैं। ओके ओके। तो आपको इसको कैसे करना होता है कि आप पहले 3 गोले बना लो। जो 3 ही सब्जेक्ट है तो 3 ही गोले बनाने पड़ेंगे। एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है भाई? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है। मैथ्स। तो ये मैथमेटिक्स का गोला बना दिया। ये हमने किसका बना दिया? देखो ये वेन डायग्राम के लिए जब 3 चीजें दी हैं तो 3 ही गोले बनाऊंगा ना, या 10 बना दूंगा? बताओ। बात कर रहे हैं वेन डायग्राम, भाई 3 ही तो 3 ही बनाओ गोले। तो 10वां क्या, उसका क्या, उसमें क्या रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट तो कुछ करोगे ना। 3 बनाने हैं, देखो क्या लिखा है। देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप जहां पे कॉमन पार्ट है वहां से शुरू करो। समझ रहे हैं? मतलब एंड से शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू मत करो, एंड से शुरू करो। जैसे उन्होंने बोला है कि 5 फेल्ड इन ऑल 3 टेस्ट, तो पहले आप 5 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, ये वाला पार्ट सबसे पहले आपको ये पार्ट पता है। आगे वालों में कॉमन आ सकता है, लेकिन इसमें क्या कॉमन आएगा? ये आ जाएगा कुछ सत्यम कॉमन। सबसे पहले आप एंड वाले पार्ट से शुरू करो। मतलब जब भी आप वेन डायग्राम का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो जो तीनों में कॉमन है वहां से शुरू करो। मतलब शुरुआत कहां से करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बताओ? यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी ना। छोटा बनाया थोड़ा डायग्राम, तो यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, तो 5 है यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, फिर आप क्या करो, कॉमन वाला लिखो। फिर आप 2 कॉमन वाला लिखो। पहले आप पहले लिखोगे तीनों वाला, फिर 2 कॉमन वालों से शुरू कर दो। जैसे आप पहले तीनों लिखे, फिर 2 कॉमन वाले, फिर सिंगल वाले लिखेंगे, ठीक है? ऐसे रिवर्स। पहले जहां सारे कॉमन है वहां, फिर 2, फिर सिंगल। अगर जो 4 होते हैं तो चारों में से जो पहले कॉमन है वो, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे पीछे की तरफ से। तो अब देखो पहले तीनों में जो कॉमन था वो लिख दिया, 5 फेल्ड। अब देखो वापस से पीछे से क्या लिखा है, 17 फेल्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलके कितने फेल होने चाहिए थे आपके, दोनों में मिलके? 17, राइट? लेकिन उनमें से 5 तो तीनों में पहले से ही फेल हो चुके हैं, राइट? तो आप यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है इसमें क्या लिखोगे? 12 लिखोगे ना, राइट? समझ में आ रहा है? आपने मेरे को शुरू में 5 क्यों लिख दिया था? क्योंकि 17 दोनों में फेल हुए हैं और 5 तीनों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वाला पार्ट लिखा, उसका यूज करके इसको कम कर दिया। करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये पूरा गोला कितना है, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर ये मिटा दूं मैं, तो ये पूरा तो 17 है ना। इंग्लिश और मैथ का जो कॉमन भाग है वही तो उनका हिस्सा है, तो वहां पे वो 17 है, लेकिन 5 तो कॉमन है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो 5 है, ये जिसपे ये अंदर मैंने डैश किया, मतलब शेड किया हुआ है। तो 12 और 5 मिलके 17 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे तो 12 ही आएगा ना, राइट ना? डाउट है इसमें किसी को? बताओ कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको? नहीं ना? आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, बताओ। 15 फेल्ड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो हिंदी और मैथमेटिक्स में मिलके कितने फेल हुए हैं? 15। लेकिन 5 तो तीनों में फेल हुए हैं, तो यहाँ पे 10 आएगा, राइट? 10 आएगा। ओके। आगे The बताओ फिर 17 तीसरा। filled in both Hindi and mathematics. अच्छा, तो फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 लिख दो यहाँ पे। ऊपर क्या लिखा है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 15। 15। तो 10 हो यहाँ गए पे फिर। कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 10 10। आएगा। तो यहाँ तक का लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, सिंगल वाला लिख दो। सिंगल में क्या लिखा है बताओ, पढ़ो। 30 कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश ओनली। तो 30 कहाँ लिखेंगे बताओ, जिसने बोला वो बताओ। सर इंग्लिश वाले कॉलम में जो सर्कल है उसमें लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे उसमें? सर आपने जहाँ पे सर्कल कर रखा है बाहर जो अच्छा, फुल पर पॉइंट। वो फुल सर्कल की वैल्यू होगी, हाँ सर। पूरा इंग्लिश सर्कल की वैल्यू होगी। हाँ पहले दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने?
सर 30 जो है इंग्लिश वाला सर्कल में आएगा, जो 10 और 12 है उसके बाहर। 10 12 उसमें इंक्लूड होंगे? अम, हाँ सर, इंक्लूड होंगे। ओके, कितने लोग इनसे वो करते हैं, एग्री करते हैं सर कि नहीं 10 होंगे 12 उसमें सर, इंक्लूड ओनली होंगे? लिखा है ना सर, नहीं होगा सर इसमें। अब खुद नहीं से ही होगा आप सर। डिसएग्री कर दिए, मतलब और लोगों ने डिसएग्री नहीं किया, आपने खुद से ही डिसएग्री किया है। तो सर आप सही से कंपनी। पढ़ते तो नहीं, तो 10 और 12 उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ओनली कैसे आएगा? अगर वहां पे देखो, यहीं पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे लिखा होता 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, नहीं लिखा होता, तो फिर यहाँ पे 10 और 12 22 में से हटा के 8 लिखना पड़ता। समझ रहे हैं दीपक? ओनली लिखा हुआ है तो केवल इंग्लिश वाला पार्ट आएगा, 3 आएगा। 3 कैसे आएगा सत्यम बताओ? सर 10 12 और 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30 में से, तो सर 3 ही बच जाएगा। अच्छा, क्यों बचेगा 3, यही पूछना चाहूंगा मैं। सर क्योंकि इंग्लिश में 30 फेल्ड स्टूडेंट है ना, तो हाँ, इंग्लिश और हिंदी मिला के मतलब जो सर कॉमन आ गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना 30 में से। क्यों करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों करेंगे? चलो ठीक है, कर देंगे, लेकिन क्यों करेंगे बताओ? क्योंकि सर वो टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 30। वो खाली इंग्लिश का नहीं दिया हुआ? ये सर वही इंग्लिश टोटल का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो जो कॉमन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 बच जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो इस वाले पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है, जो इंग्लिश का बचा हुआ पार्ट है, पूरे इंग्लिश का दिया हुआ है? कौन सा सर? यस कल्पेश बताओ। सर 500 कैंडिडेट दिए ना, तो ओनली में तो 30 आएगा ना, इंग्लिश में कैंडिडेट ज़्यादा है सर। कैंडिडेट यदि वो सिर्फ कैंडिडेट 30 होते ज्यादा का तो मतलब नहीं, कैंडिडेट ज्यादा का मतलब नहीं है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द लैंग्वेज कि 30 लोग केवल इंग्लिश में फेल होते हैं, राइट? राइट सत्यम? यस सर। मतलब ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब सिर्फ इंग्लिश में फेल। तो अगर आप 10 भी इंक्लूड कर दोगे तो वो तो हिंदी में भी फेल है ना सत्यम? यस सर। तो आप 30 क्यों बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ वैसे, क्या पता आप सही भी हो, बताओ। सर लेकिन वो उस 30 में से तो सर वो इंग्लिश में ऑलरेडी फेल्ड भी तो है। ओनली लिखा है ना, इट्स नॉट अबाउट इसमें फेल्ड सिर्फ इन इंग्लिश। यस, मोहित कुमार और इनके भी हाथ हैंड रेज हो गए हैं, ये भी थोड़ा अपना रीजनिंग अप्लाई करेंगे। यस बताओ, कौन है अगला? मोहित कुमार बताओ चलो। सर ये जो बचा हुआ जो भाग है ना इंग्लिश का, सिर्फ ओनली वाला, हम्म जो हम्म। उसमें ये 33 पूरा हो जाएगा। मतलब मुझे 30 में 33 मतलब 3 लिखना चाहिए या 30 यहाँ पे इस वाले पार्ट में, या 30 लिखूं या 3 लिखूं बताओ? सर 30 होगा ना पूरा, जो ओनली है तो पूरा हो जाएगा 30। पूरा क्या हो जाएगा? मतलब तुम्हारी लैंग्वेज में क्लैरिफाई नहीं कर पा सर रहा हूँ कि तुम बताओ पूरा। सर सर पूरा 30 क्या? कैंडिडेट्स हो जाएंगे ना सर, 30। तो यहाँ 3 लिख दूं बस? नहीं सर, 30। ठीक है, कौन लोग बोलते हैं कि, जो मैं देखो अभी मैं येलोइश करता हूँ इसको, इस पार्ट में, इस पार्ट में 3 आना चाहिए, कितने लोग बोलते हैं? या वो 30 आना चाहिए, सॉरी 30 बोला है ना, 30 आना चाहिए, कितने लोगों को लगता है? सर नहीं आना चाहिए कुणाल 30। सिंह आप भी, कुणाल सिंह आप भी बताओ। उतना सब, ओब्वियसली यू आर सेइंग राइट, बट उतना सब हम समझा नहीं सकते हैं। डैश यूनिवर्सल में से आप उसको घटा रहे हैं एक को, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो 30 है, जो 30 है वो कहाँ पे आएगा बस ये बताओ आप। उससे मत बताओ, सिंपल बताओ। और 5 12 10 12 10 12 12 5 नहीं होंगे ओब्वियसली, वो ओनली लिखा हुआ है ना। अदरवाइज अगर वो ओनली नहीं, उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ना 30। चलो हेमराज आपको सबने हैंड रेज कर लिए, यस मुकेश बताओ। चलो सुनते हैं, कुणाल सही बोल रहे हो आप, आपका लॉजिक सही है। बताओ। अब वो चले गए बोलने के टाइम पे। सर मेरी 30 तो आवाज कट रही है क्या? हेलो। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कुछ लोग देख रहे हैं कि मेरी आवाज आ नहीं रही है क्या?
मेरे आवाज में प्रॉब्लम है कुणाल? अच्छा, ओके ओके, ओके ओके, यस। सुनील कुमार आप बताओ, इनको पूछते हैं, ये वो वैसे भी नहीं बोलते हैं। सुनील बताओ, सुनील कुमार, ओपन योर माइक, ऐसे ही बोल रहे हो, अनम्यूट तो करो। ओके, मोहित कुमार यस सर, सही है क्या आपका, यस। सर जो इंग्लिश का ओनली जो आपने येलो किया उसमें ओनली 30 आएगा, सही लिखा है ना वो? क्योंकि हाँ सही है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जैसे 10 लिखा है आपने, तो हम्म सपोज करो कि मैं फेल हो गया हिंदी में और हम्म इंग्लिश में दोनों ही फेल हो गए, तो मैं 10 में काउंट होगा, तो 30 में कहाँ से काउंट होगा? हम्म वो तो क्योंकि वो जैसे खाली इंग्लिश वाले हैं, केवल केवल इंग्लिश वाले हैं, तो वो तो अब हिंदी उसके वाले केवल में काउंट इंग्लिश हो में, गए। सर इसमें यस ठीक है, यस। सब्जेक्ट को फोकस करना है, क्योंकि 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं और 15 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, इसीलिए हम लोग इसको 30 लिखेंगे शायद। ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर वहां पे ओनली नहीं लिखा होता, बस ऐसे लिखा होता 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, तो फिर आपको इसमें से 10, 12 और 5 घटाने पड़ते हैं जो पहले उसके गोले में आ चुके हैं। मतलब उसके गोले में बस 30 ही आते फिर, क्योंकि इंग्लिश का गोला 30 होता। फिर आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ता अगर वो ओनली नहीं होता, केवल इंग्लिश नहीं होता। समझ रहे हैं आप? अब वो केवल इंग्लिश लिख दिया तो वहां 30 आएगा। सी क्या है, दे बस इस। सर आंसर इसका 97 का। अरे भाई, आंसर कोई निकालने की कोई जल्दी कर रहे हो? जो डिबेट चल रही है उससे आप बाहर जा रहे हो। आप लैंग्वेज पे ध्यान दो। देखो देखो, सत्यम हमारी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट है, और उन्होंने यहाँ पे गलती कर दी है। समझ रहे हैं आप? उन्होंने यहाँ पे बताया कि उसको घटा दें। आदित्य बताओ आप। सर येलो पार्ट में सर 30 ही होगा सर। यस यस, नाउ आपको समझ में आ गया ना सबको? इतनी हमने डिस्कशन किया, समझाया, क्योंकि हम खुद से सर समझाएं वो सही नहीं है, आपसे भी पूछें तो वो सही है। समझ दीपक, समझ में आया आपको 30 क्यों आ रहा है? रट के मत करो कि वो इस वजह से हो रहा है, या कल्पेश आपका आर्ग्यूमेंट नहीं गलत सर, था कि वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, उससे नहीं नहीं है सर, मतलब उसका। मेरा भी शुरू में 30 ही था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ, ओके, कोई बात नहीं। बट ये कंफ्यूजन पेपर में नहीं आना चाहिए। ये सुनील, आपको कुछ और भी बोलना है तो इसको हटाओ, अपने हैंड को मतलब डाउन करो, इसको रेज है। तो ये ठीक है। अभी आपका क्या है? आप पहला वाला आप पढ़ो। समझ में आया? यहाँ पे सत्यम समझ में आया क्यों आ रहा यस है सर, 30? यस सर। अभी कोई क्लैरिटी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब जो हम बोल रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नो, बता दीजिए। नो सर, नो सर। कुछ कैंडिडेट हमें इस क्लास में से ऐसे चाहिए जो 15 के 15 ठीक करके आए। ठीक है, मतलब जो 14 आए तो 14 बोलेंगे, 14 14 ठीक किया हमने, तो अच्छा लगेगा हमें पढ़ाने का। ठीक है, यस सर। तो सब तो नहीं कर पाएंगे 14 के 14 ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 10 तो सब ठीक कर दे 14 में से। और फिर आपकी मेहनत है, 10 के बाद 11 12 13 14, वो आपकी खुद की इंडिविजुअल मेहनत है, राइट? कुछ सवाल नए आएंगे ना बाउंसर, उनका कुछ वो वही करेंगे जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें परसेंटेज निकालनी है जो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, लेकिन वो 3 में भी फेल हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2, देखो ये कुछ सिंपल इंग्लिश है। एटलीस्ट 2 मीन्स 2 में या 3 में, 3 से ज्यादा तो है ही नहीं। तो 2 में फेल होने वालों की संख्या निकाल लो, और 3 में फेल होने वालों की संख्या निकाल लो और जोड़ लो। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। सर ये देखो ये आपको कम से प्रोबेबिलिटी कम में नहीं भी काम होगा करेगा, समझ रहे हैं क्या? सर, एटलीस्ट कम से कम नहीं होगा, कम से कम 2 ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं ऐसा। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो 2 में भी फेल हो सकते हैं, 3 में भी फेल हो सकते हैं, एक में फेल नहीं होंगे। मतलब यार, समझ रहे हो आप? इंग्लिश थोड़ी सी कहूंगा यार मैं, ये तो सिंपल लिखा है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो एटलीस्ट 2 में फेल हुए हैं, इसका मतलब या तो 2 में हुए हैं। अब मैं आपसे बोलूं, आपके पास एटलीस्ट 10 रुपीज है, तो आपके पास 10 तो हैं, 11 भी हो सकते हैं, तो 12 रुपए भी तो हो सकते हैं, बस 10 से कम नहीं होंगे। मतलब एक में फेल नहीं हो सकते, या तो 2 में होंगे या 3 में होंगे। ये तो इंग्लिश की देखो, मैं यही बोल रहा था पहले दिन से। ये आप ना रट सकते हो ना सीख सकते हो, जो सामने लिखा है उसी से कर सकते हो। समझ रहे हो कुणाल? जो लिखा होगा वही तो सोल्व करेंगे, या कुछ अपने आप अपने दिमाग से सोल्व कर देंगे, राइट? इसीलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल क्लोजली पढ़ना बहुत जरूरी है पेपर में। आप कितना भी पढ़ के जाओ, अगर आप वहां पे सवाल पे फोकस नहीं हो तो आप गलत कर सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में भी कुछ लोग 20 को 15 35 जोड़ रहे थे, और ऑप्शन भी उन्होंने 4 5 6 7 दिए हैं।
तो ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर उतना बचता नहीं है। और देखो देखो देवाशीष ने आंसर भी निकाल दिया था सी, सबसे पहले इन्होंने निकाला था। तो ऐसा भी है, तो सर गलत इट्स हो अ गया ना मैटर ऑफ लगता चांस। है। उससे पहले समर्थ ने भी निकाला था 45। तो यू टेक योर टाइम, उन क्वेश्चंस को आप इतना लाइटली मत लो कि जितना आपको दिख रहा है वो कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा हिंट। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो या तो 2 में हुए हैं या 3 में हुए हैं। तो 2 में कितने लोग फेल हुए हैं बताओ? 2 सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए हैं? 10 लोग तो यहाँ पे फेल हुए हैं 2 में, 12 लोग यहाँ पे हुए हैं और 12 लोग यहाँ पे हुए हैं, राइट? 2 सब्जेक्ट के निकाल रहे हैं, 34। राइट? 39 क्या लिखा है समर्थ आपने? समर्थ 5 को भी ऐड कर दिया सर इसीलिए। 5 को ऐड नहीं करेंगे क्या सर? हाँ करेंगे, वो 3 में फेल हुए हैं। मैं ये पूछ रहा था 2 में कितने फेल हुए हैं। अच्छा ओके 34। हाँ तो जो सुनो ना उसको ध्यान से, आप तो 39 लिख दे रहे हो। मुझे लगा मैं गलत कर यस रहा सर। हूँ। नहीं सर नहीं सर सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगा उसको पूरा। 34 प्लस 5 लोग 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, क्योंकि जो पूछेंगे हम वो करेंगे, राइट? अगर वो आपसे बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप एक एक निकाल देते, एक एक वाले 30 जोड़ देते। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये भी लिख देते हैं साथ में। 30 इंग्लिश में हुए हैं, 75 हिंदी में हुए हैं और 50 मैथमेटिक्स में हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे 39 स्टूडेंट फेल हुए हैं। और कितने स्टूडेंट थे? 500। तो देखो फ्रैक्शन में तो लिख ही दिया, तो 39 फेल हुए हैं 500 में से, राइट? और परसेंटेज कैसे निकलता है फ्रैक्शन का, ये तो सिखाया ही था कल। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। तो आंसर आपका आ जाएगा, 2 जीरो से जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, आपका 5 7 35, 4 बचेगा, 7.8 आ जाएगा। डी आंसर है विद्यावाशीष। क्या लगता है सी कैसे निकाल दिया था बताओ? वही सर, क्या मैं था सोच आपका रहा था आउटपुट? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में होगा, तो देखो, इसीलिए मैंने थर्ड वाला हाँ को तो ऐड नहीं उसमें किया। लिखते, देखो फिर क्या लिखते हैं वो लिखते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। दे विल नॉट राइट एटलीस्ट, दे विल राइट राइट। एटलीस्ट को हटाना पड़ेगा इसमें से, राइट? आपका स्टेटमेंट सही होने के लिए इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब वो देखो, आप देख रहे हो देवाशीष, उस टीचर ने कितना अच्छा पेपर बनाया है कि उसने आपके वाला आंसर भी लिखा है। उसको पता है कि आपके जैसे कैंडिडेट भी पेपर देने आ रहे हैं, तो वो माइंडसेट से खेल रहा है आपके, कि आपके जैसे कैंडिडेट आके सी ऑप्शन भी टिक करके जाएंगे। सो दे जस्ट वांट टू प्ले विद योर माइंड। कभी भी आप देखोगे उसके यूपीएससी और एसएससी के पेपर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। एसएससी में एक ऑप्शन सही होता है, 3 ऑप्शन पता नहीं कहाँ से होते हैं, उनका पता ही नहीं होता उन्होंने बनाए कहाँ से हैं। कोई मेहनत नहीं करी गई है, क्योंकि इतने सारे पेपर बना रहे हैं, कौन करे इतनी मेहनत 3 ऑप्शन को सही करने की। लेकिन यूपीएससी के ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलेंगे, 4 5 6 7 10 11 12 13। यू विल हैव टू रीच इट। आप एसएससी में देखोगे एक क्वेश्चन का आंसर 200 है तो दूसरा 1000 है। अरे भाई, अगर किसी ने दिमाग लगाया वो 200 ही टिक कर देगा, 1000 में क्यों जाएगा? मैं बहुत पेपर देखे एसएससी के, उनमें तो आप मतलब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये गलत है, राइट? ऐसे लिख देंगे। अगर फैक्टर निकालने हैं तो यूपीएससी वाला लिखेगा 10 11 12 13, जिससे क्या पता 1 को मिस कर दे, क्या पता लास्ट फैक्टर को मिस कर दे। वो ऐसे ऑप्शन लिखते हैं 12 24 36 और 48। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो सब मतलब उनका अलग ही सिस्टम चलता है, तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन अच्छे से करना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट। तो नाउ यू हैव टू ऐड द ओनली 1 टाइप। कौन कौन से बचे हैं ओनली 1? ये बचे हैं तीनों, राइट? 30 इनको जोड़ के 50 निकाल देना। निकाल दिया ये वाला भी, कितना है? अच्छा ये नहीं निकाला है, दिख नहीं रहा होगा सवाल। ठीक है, देखो इस वाले को निकाल लोगे, इजी है। अभी इसको निकलवा के दिखाना है। निकाल दोगे सब लोग? 98 99 भी कर दोगे? देखो देखो देवाशीष, ये भी आ गया, एटलीस्ट 1। देवाशीष एक बार बताओ, 97 और 100 सवाल एक सा है क्या? 97 नो सर, डिफरेंट है। 100 कुणाल आप बताओ, हाँ कुणाल बताओ 97 और 100 एक से है क्या? एक से क्यों नहीं है भाई? एक से नहीं है एक भाई, से है फेल सर। स्टूडेंट आपने जोड़ तो लिए, 39 निकाल लिए ना, 39 लोग फेल हुए थे। तो कितने पास हुए, 2 या उससे ज्यादा में बताओ? 500 में से घटा देंगे।
मतलब एक से ही तो थे, अगर किसी ने 97 किया तो 100 तो वो सेकंडों में कर देगा, राइट? और 461 इज द आंसर। समझ पा रहे हैं आप? 100 एक सा क्यों है? दो या ज्यादा में फेल होने वाले टोटल में से घटा दो तो दो या ज्यादा में पास होने वाले आ जाएंगे ना। इट्स नॉट टफ। ओके, तो ये तो एक से ही थे। देखो निकाल लेना परसेंटेज, जितने ना आ जाए स्टूडेंट उनको टोटल उससे भाग कर देना टोटल से, राइट? निकाल लोगे, कोई डाउट तो नहीं है, इजी था। लेकिन आप समझ लो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को परसेंटेज से लिंक करके पूछ सकता है, बस। वेन डायग्राम हमें पढ़ाना नहीं था, लेकिन हमने बता दिया आपको रिवर्स से शुरू करना है। जो इन्फॉर्मेशन दिया वो भरते हुए चले जाओ, उसमें आपका आ जाएगा। शुरू से शुरू मत करना, रिवर्स से करना। मतलब पहले तीनों का कॉमन पार्ट, फिर दो का कॉमन पार्ट। जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो दो के कॉमन पार्ट में से हटा देना, क्योंकि वो वैसे उसमें इंक्लूडेड है। फिर ओनली लिखा है तो अलग लिख देना, ओनली नहीं लिखा है तो उन दोनों तीनों को भी हटा देना, जैसे सत्यम ने घटाया था। ओनली नहीं होता तो सत्यम सही बोल रहे थे, थ्री आता। समझ रहे हैं आप सब लोग? क्लियर हो गया ना? वेन डायग्राम और ये दोनों चीजें कर लोगे, वेन डायग्राम के सवाल और ये सब। फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यही पूछते हैं। कभी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, यही सब चलता रहता है इनका। मतलब कुछ भी पूछते रहते हैं। इजिली कर देना इसको, ठीक है? ओके, तो ये डन है। ओके, ठीक है। अगर डन है तो आप लोग इस सवाल को करो। आप लोग, इसको मैं जूम कर रहा हूँ सवाल पे। सब लोग सवाल करेंगे लेकिन कोई आंसर नहीं लिखेगा। जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर लिखेगा। टाइम है आपके पास 4 मिनट। 4 नहीं, 2 मिनट। 4 तो बहुत ज्यादा है। अगर आप समझ चुके हैं परसेंटेज को तो अभी पता चल जाएगा। हो गया भाई टाइम पूरा। 3 मिनट दे दिए 2 के बजाय। बताओ भाई, पूछते हैं आप किसका आंसर? किसी तो पूछते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। एक ही मिनट में पूछ देंगे, पता चल जाएगा। यस, हेमराज कर दिया? नहीं सर। ठीक है, अभी देखते हैं आपका क्यों नहीं हुआ। पीयूष ठाकरे हो गया? हाँ रोनू सर कर दिया पोझा है। से? ओके, रोनू पोझा से हमने कभी बात नहीं की। रोनू पोझा? नहीं हुआ सर, वो भी कर रहा हूँ। तो आज आप ही से बात करते हैं रोनू। आवाज तो बड़ी सही लग रही है आपकी, मधुर मधुर आवाज है। कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हाँ, कर रहे हैं। समर्थ पाटिल ने कर दिया। क्या कर रहे हैं बताओ? हमारे साथ करवाओ, हमें बताओ, हम करेंगे। जैसे तुम बोलोगे वैसे ही करेंगे। बताओ क्या कर रहे हो, बोलो रोनू।
सर पहले तो ए का कुछ सपोज कर लेते हैं, मतलब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। ए का सपोज कर लेते हैं, बताओ क्या सपोज करें। 100 कर सकते हैं। हाँ कर लो, कुछ भी कर लो। आप पूरे इंडिपेंडेंस है आपको। 100 कर लिया, बताओ फिर। हाँ तो बी उसके ऊपर अगर रखा जाए तो 60% बढ़ रहा है, मतलब तो रख देते ए हैं ना, और रख देते हैं, चलो रख दिया। बी का मिला के मतलब 160 आ रहा है। चलो ठीक है, ए और बी मिला के 160 आ रहा है, सही बोल रहे हैं। बी को उसके ऊपर रख दिया तो 60% बढ़ गया, 100 का 60% 60 है, तो ए प्लस बी 160 हो गया। ठीक है, बताओ। अभी बी को अगर उठा लिया जाए फिर अ, तो बी को उठा लिया तो कितना उठा लिया, बताओ दोनों। तो 60 60 ही उठ रहा है मतलब। उठ रहा है, लेकिन पढ़ो सही से उसको। मैंने बोला था कि परसेंटेज चेंज विद कंपैरिजन, देखो क्या लिखा है, पढ़ो वो लाइन, पढ़ो आप दोबारा। हाउ मच, How much पढ़ो। weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? उन्होंने पूछा ना विद रेस्पेक्ट टू वोट, है ना, बताया ना उन्होंने विद रेस्पेक्ट टू। हाँ, किसके रेस्पेक्ट में बताओ, किसके रेस्पेक्ट में बता, पूछा है उन्होंने। ए प्लस बी दोनों का दोनों के रेस्पेक्ट में। इंडिविजुअली टोटल वेट ऑफ ए नहीं, एंड टोटल वेट ऑफ ए प्लस बी लिखा नहीं हाँ है। हाँ हाँ इंडिविजुअली क्यों बोल रहे हैं फिर आप रोनू। ओके तो आपको 60 हटाना है, ठीक है ना। 60 कम होगा, है ना, कितना कम हुआ है, 60 से हाँ हाँ डिवाइड में हाँ कितना आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 160 बताओ। बस हो गया, फ्रैक्शन हाँ लिखा इंटू 100%। हाँ हाँ तो ओके वाई वर यू स्ट्रकिंग इंग्लिश। भाई देखो, लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी रोनू, कुछ था नहीं आपको पता था करने का, लेकिन लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी। हेमराज, जो हमने बोला समझ में आया। हाँ यस सर आगे सर। सर मैंने देखो उल्टा कर हेमराज दिया था उसको। हेमराज देखो, परसेंटेज जो है ना, वो किसी चीज से अलग अलग चेंज होती है। जैसे ए प्लस बी बोलोगे तो उसके हिसाब से अलग चेंज हो जाएगी, ए के हिसाब से पूछोगे तो अलग चेंज हो जाएगी। जो डिवाइड में आता है वो इनिशियल वेट होता है, ये बात याद रखना है। शुरुआत वाला वेट डिवाइड में आता है। तो शुरुआत हमने ए प्लस बी से की थी, और घटाया कितना है, 60। तो 60 ऊपर आ जाएगा, चेंज डिवाइडेड में इनिशियल। मैं कल भी तो बता रहा था आपको, किसी भी फ्रैक्शन में नीचे इनिशियल आता है, ऊपर चेंज आता है ना? सर डन है ना, कुछ नहीं था। राइट रोनू, यू कुड हैव डन इट अगर आप थोड़ा सोचते। देखो नया सवाल भी बन सकता है, जहां पे चेंज करा है उसी जो डिवाइड में लिखना है वो वही लिखना है जो उन्होंने पूछा है, देन यू विल रीच द आंसर। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 20 या 60, 20 अट्ठे 160, इसे करो 300/8 आ रहा है। और भी काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 33.5, राइट। ओके, शुड आई डू इट और यू गाइस विल डू इट। कितने सवाल बचे हैं, मैं तो अलग अलग सवाल कर लोगे इसको। देखो सवाल तो कितने सारे बन सकते हैं, सवाल बनाने का क्या है। मैं और बना दूं 1000 बैठ के, परसेंटेज समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो कितने ही करते रहो पूरा दिन। और 10 क्लास देख लो जाके, 15। हमने तो सारे पीवाई क्यू कराए हैं, वो जाके अपने अपने आप ही सवाल बनाते रहते हैं अपने मन में। नहीं नहीं, मतलब कैसे सवाल भी ले आते हैं कि हम ही फंस जाए, मतलब 10-12 सवाल ऐसे ले आएंगे कि होंगे ही नहीं बच्चों पे, फिर वो छोड़ देंगे तैयारी करना कि यार ये नहीं हो पाएगा हमसे। जानबूझ के ऐसे सवाल ले आते हैं क्लास में, जबकि पेपर से कुछ लेना देना है नहीं उनका। मतलब ऐसे घुमा फिरा के लाएंगे कि बस उन्हीं की ट्रिक से जल्दी सोल्व होगा। फिर बच्चे को लगेगा यार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं तेज इसको, तो हमारे अंदर क्या कमी है। लेकिन उनकी जो ट्रिक होगी उससे वो 1 मिनट में हो जाएगा। फिर लगेगा यार सर तो तेज है, अपने आप ही सवाल बनाया, अपने आप ही सोल्व कर दिया। इसमें क्या है, पीवाई क्यों कराओ अपने आप तो। कोई कितना भी टफ बना दे, पीवाई क्यू में है ही नहीं वैसा टफ, तो क्यों करनी है फिर मजदूरी। परसेंटेज पे 8-8 क्लास की मजदूरी करवाते हैं बच्चों से, वो वैसे ही डर जाते हैं मैथ से, परसेंटेज देख के डर जाते हैं कि अब तो हो गई नहीं मैथ्स। ठीक है, अलग ही व्यापार है, डर का व्यापार।
अब ये वाला हेमराज करोगे तुम सही, नहीं करोगे तो फिर हम कराएंगे। अब टाइम हो चुका है बस आपको देने का। किस किस ने कर लिया, सच सच बताओ हैंड रेज करके, किस किस का आ गया आंसर। झूठ मत बोलना, देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। रोनो पोजा कर दिया आपने? मैंने उनसे पूछा जिन्होंने कर दिया। वाह क्या बात है, नाइस यार। और किसी ने? दीपक कुमार गुप्ता नहीं हो पाया। पेन को हाथ के मतलब मुंह के पास रख के सोल्व हो जाएगा सवाल। जो बोला लिखो ना उसको। हाँ सर कर रहे हैं। तो पेन ऊपर उठा के रखे हुए, पेन ही दिख रहा है तुम्हारा, हमारा चेहरे के पास है, तो तुम पहले कॉपी पे लिखो ना उसको। श्रीवास्तव ने कर दिया देखो। अरे भाई देखो दीपक, जो बोला है वो लिख दो बस, कर दो इस काम को। चलो चलो लिखवाओ, हमारा लिखवाओ, चलो हम लिखेंगे। दीपक बोलेंगे हम लिखेंगे। बोलो दीपक क्या लिखें बताओ। बोलो, तुम बोल के पढ़ के बोलो ना जो लिखा है बस। और क्या बोल रहे हैं, हंस क्यों रहे हो इसमें? अच्छा सर, x प्लस वाई स्क्वायर 165 मैंने लिखा। क्या लिख दिया है भाई? जो बोला है वो सर मत लिखो। ऐसे तो तुम लिख दोगे x बराबर 165, तो मैं x बराबर 165 थोड़ी लिख दूंगा। ये जी बोलो सर कि क्या लिखा है वो लिखवाओ। बताओ सर क्या लिखा है, बोलो। x के जगह पे लिखा है सर 70%। अरे ओ भाई साहब, जो बोला है वो लिखवाओ। ये क्या लिखा है उसकी जगह 70%? पहले लाइन बोलो ना क्या लिखा है उधर पेपर में, बोलो। When 70% of a number x is added to another number भाई y। मैं तो ये लिखूंगा 70% ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब गुना होता है ना, इतना तो पता ही होगा ना। हाँ सर। 70% ऑफ एक्स मीन्स 70% इंटू एक्स, राइट? यस। इज एडेड टू अनदर नंबर वाई। y प्लस द y। सम मतलब ऐड कर दिया ना, यही तो लिखा है। द सम बिकम्स 165% ऑफ द 165। वैल्यू ऑफ वाई। यस। 165% ऑफ वाई। तो तुम ये क्यों नहीं बोल रहे थे? ये लिखा है तुमने? नहीं ये वाला नहीं लिखा। भाई मैंने कुछ लिखा है क्या, बताओ दीपक। जो बोला है वही लिखा है ना, ये कुछ और लिख दिया? तुम क्यों नहीं लिख रहे जो वो लिख बोला है उन्होंने? अपनी तरफ से ही मान दे रहे हो। जो बोला है वो लिखो यार। रोनक यही लिखा है, कुछ और लिख दिया था? या तुमने यही भी लिखा मान है लिया सर, था? यही बिल्कुल जो लिखा है। बोला वो लिख दिया ना। याद रखना लास्ट तक, जो बोले वो लिख दो बस, हो जाएगा सवाल। देखो आपसे कोई रिसर्च नहीं करवाएंगे, है ना, रिसर्च नहीं करवाएंगे। जो बोला है वो लिखवाना चाहते हैं बस, क्योंकि रटा रटा है तो सब कर लेंगे। उनका दिमाग चलाना है उनको। दिमाग कैसे चलेगा कि लैंग्वेज को कोड करके मैथ में लिखो बस। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो 70 बटे, देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना तो सिखाया था ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो ये यस। 70x/100 प्लस वाई बराबर 165/100 इंटू वाई हो जाएगा, राइट? अब देखो 70x/100 तो ऐसे ही रहेगा, वाई वाला पार्ट राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। मतलब ये आपका 165y माइनस 100 माइनस वाई हो जाएगा। इधर आपका 100 एलसीएम आ जाएगा। या जैसे भी आप फ्रैक्शन सोल्व करते होंगे, फ्रैक्शन सोल्व करना हमने पहली क्लास में बता दिया था। 165y माइनस 100y, तो यहाँ पे ये 65y/100 और इधर 70x/100, राइट? तो x बाई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 65/70। मतलब 15 से काटोगे तो 13/14, राइट? कॉमन आ रहा है। तो x बाई वाई की वैल्यू 13/14 आ गई। मतलब x 13 है तो y क्या है, 14। यस। सबसे कम तो यही है ना। आगे फिर कुछ होगा, 26 होगा तो ये 28 हो जाएगा, वो 39 होगा तो ये 42 हो जाएगा। बट अगर x 13 होगा तो y 14 होगा। तो यस। y तो x से बड़ा है ना। हाँ तो ये तो हटाओ, ये हटाओ, ये तो पहले ही हट गए दोनों। जी सर। इनमें तो भाई x से छोटा, ये समझ में आता है। इसका मतलब हाँ। जिधर ये डबल एरो खुला है वो बड़ा है, जिधर ये यस। सिंगल है वो छोटा है ना। ठीक है। तो ये दोनों मतलब कट गए, दो ऑप्शन, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब अगले वाले स्टेटमेंट से और भी कट जाएंगे। देखो क्या लिखा है। When x is less than 1। 60% of a number x is added to another number z, the sum becomes 165% of the value of z। तो लिख दो इसको, 60% of x is added to z, then sum becomes 165% of z। जो बोला है वो लिख दिया भैया, और क्या कर दिया। देखो कुछ भी नहीं है। मैं इसको लिखने में टाइम लगा रहा हूँ तुम लोगों की वजह से, वरना इसको दो लाइन लिखने में एक मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट लाइन लिखने में। और इसको घटाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, सीधा 100x/100 लिखते, वरना इसको घटाते
सीधा राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 165 में 100 65, 65 जेड बटे 100, 100 से 100 काट देंगे, एक्स बाई जेड की वैल्यू 13/12 ऐसी आ जाएगी डायरेक्ट। इतना देर नहीं लगती लिखने में जब आप तेज लिखते हो, थोड़ा दिमाग तेज चलाते हो। पर ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से आएगा कैलकुलेशन, बट इसको 1 सेकंड में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 13 है तो जेड 12 है, मतलब जेड तो एक्स से भी छोटा है, सबसे यस छोटा जेड ही है, तो यस ये नहीं सर, है सही पहला। ए आंसर। हाँ तो किसी को डाउट था इसमें? होता है कुछ मतलब था, इतने सारे लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने हैंड रेज किया, उसका क्या कारण था बताओ? कुणाल सिंह आपने भी हैंड रेज नहीं किया जब मैंने पूछा हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ आपका? देखो करेक्ट तो कर लिया था, बट याद रखना ज्यादातर सवाल आपको मानने की जरूरत जब पड़ेगी जब एक लाइन का सवाल हो। जहां 3-4 लाइन लिखी हुई है वहां तो जो बोला है वो लिख दो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, वहां ज्यादा मानना मानने की सोचना मत, वरना टाइम लग जाएगा। ठीक है हेमराज, हो जाएगा, समझ में आया कैसे किया हमने? यस सर। देखो हेमराज जो बोला है वो लिखा है, वो आपको भी लिखना ही पड़ेगा, देखो इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है, वही सर। हाँ हो जाएगा। देखो ये सवाल तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो सब लोग करो। 21:57 हुए हैं, 22 बजे तक करो। थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे हम तो मदद मिलेगी आपको। परसेंटेज की लास्ट क्लास है इस वजह से करा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट वीक है, वरना मैं पहले ही परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, कोई कंसेप्ट आज पढ़ाया नहीं है। आप ये चीज भी देख लेना, चाहे तो हम भगा दें कोर्स को, आज ही कर देते, रेशो खत्म, कल हो जाता मिक्सर खत्म। लेकिन फिर ऐसे लगता है कि अभी इनमें से काफी वीक स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कुछ क्वेश्चन कराना जरूरी है। डन, प्रतिभा ने कर दिया, सबका हो गया ना, क्योंकि 22 बजने वाले हैं। दीपक कुमार गुप्ता, क्लास क्यों मिस करते हो आप? सर, कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब था सर। तो लेट के क्लास लो, बोलो कि आज हम कैमरा बंद रखेंगे, लेकिन क्लास लो आप। नहीं, आपने कहा था कि कैमरा ऑफ नहीं करना है, तो कोई बात नहीं भाई, इतना भी ओबिडेंट कब, मतलब जब तुम बीमार हो तो तब तो ले लो, क्लास तो ले लो कम से कम, बाद में तुम नहीं लोगे मुझे पता है, वैसे ही तुम ये भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखो ये निकाल दिया आपने, हो गया तुम्हारा ये? सर नहीं हो पाया मेरा, कुछ क्लासेस मिस हो गया परसेंटेज का। इसमें क्या मिस हो रहा है बताओ? फ्रैक्शन में लिखो आप, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना वो बाद में देखेंगे, फ्रैक्शन में बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है बताओ, आप ही के सहारे और लोग भी सीख लेंगे। A pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D, and E in a household. If तो we, लिखो 5 बना लेते हैं, एक तो सर पाई चार्ट बनाना पड़ेगा ना 5? बन गए 5।
बना दिया, हाँ मतलब बन इसे गया मान लो पाई चार्ट है। हाँ ठीक है, बताओ क्या लिखा है। सर बी 90। सी डी और ई, बी सी डी और डी क्या कोरस्पॉन्ड करते हैं। बी करते, चलो मान लो इसको बी मान लेता हूँ, ये 90 है। ये कितना करता है डिग्री, 50 50 सी। डिग्री। ये 45 और ये वाला 75। ये क्या है आपके, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई हाँ है। ये है। तो ये बचा हुआ ए है। ए क्या है बताओ। ये बताओ, सर 100 होगा। क्यों नहीं बता रहे। ए 100 होगा। अरे भाई 100 क्यों होगा ये। अरे टोटल कितना होगा पाई चार्ट में एंगल, 262। कितना 262। पाई चार्ट का टोटल एंगल 262। 360 डिग्री नहीं होता भाई गोला। अब कभी घूमे हो हाँ सर, पूरा हाँ गोल। मैंने, सॉरी सर, मैंने एडिशन किया था ये पांचों का। तीन चार का या पांचों का। चारों का। 262 कैसे आया, इसमें कहीं टू तो आया भी नहीं यूनिट डिजिट। अरे भाई क्या मतलब 262 कैसे आ गया। बहुत बढ़िया, 260 है, 260 है वो, 262। ना कि 260 है भाई, ना कि 262। ऐसे तो आपको चारों ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, तो आप टिक भी नहीं करोगे। ये भी ठीक है, चलो 260। आप एग्जामिनर को आउटस्मार्ट कर दोगे कि बनाओ ऑप्शन गलत, हम गलत ऑप्शन पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, 200 260 मतलब आपका ये आ गया है। तो बचा हुआ कितना डिग्री बचा होगा दीपक लास्ट ए पे। सर नो आइडिया। देखो टोटल एंगल तो पता है ना, टोटल एंगल कितना होता है, देखो यहां से शुरू करो। पाई चार्ट कैसे बनता 360। है, ऐसे उठाओगे, ऐसे घूमोगे, पूरा घूम जाओगे। पूरा कितना घूमते हैं हम, 360 डिग्री घूम। सर 100 होगा फिर, 360 माइनस 260। गाइस जस्ट वेट, हेलो एक्चुअली, हेलो, ये कोई फोन कर दिया, तो पता नहीं क्यों किया किसी ने फोन। तो ये बताओ कि ये बताओ इसमें 360 होगा ना टोटल दीपक। हाँ सर। हेलो, तो बचेगा कितना ए पे। टोटल 360 होना है और 260 यहां तक हो चुका है, तो 100 डिग्री बचेगा ना भाई। हाँ सर, माइनस वही बताया मैंने, 100 होगा यहाँ पे। अच्छा, मुझे 360 आवाज नहीं आई थी, माइनस। मेरा थोड़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। 100 डिग्री आपका आ गया। तो हमें क्या हाँ बताना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। तो देखो 100 उस पे एक्सपेंडिचर है 360 में से, राइट। नीचे टोटल लिखेंगे, ऊपर उसका हिस्सा यस। लिखेंगे, राइट। यस। और अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100। कितना आ जाएगा बताओ फिर। सर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हाँ सर। तो आंसर आ जाएगा कौन से वाला आएगा, चलो आगे भी काटते हैं, 4 से काटते हैं 9 और 25, तो 250 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, राइट। परसेंटेज डी आ जाएगा, सबका निकल गया था। बाकी मतलब सवाल तो आसानी था, बट देखो देखो भाई, मैं इसको इन सारे मल्टीपल क्वेश्चन और अलग अलग से उठाने का मतलब क्या है दीपक। इनका मतलब ये है कि नीचे आपको टोटल लिखना पड़ता है, ऊपर जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका पार्ट लिख दो कितना है। जैसे ए का निकाल रहे हो तो ए लिख दो, बी का निकाल रहे हो तो बी लिख दो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाती है। तो नीचे टोटल लिखना पड़ता है, टोटल या फिर जिसमें से निकलवा रहे हैं। जैसे पहले पहले क्या निकलवाया था, ए प्लस बी में से कितना कम हुआ, तो नीचे हमने ए प्लस बी का लिखा था, जिससे वो निकलवाए, राइट। उन्होंने अगर वो बोलते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए एज कंपेयर टू बी, तो नीचे बी लिखते। अब उन्होंने बोला ऑन ए, मतलब टोटल के हिसाब से बताना है। डिपेंड करता है वो निकलवा कहाँ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। यस सर। ओके देन, तो फिर हो जाएगा दीपक, समझ में हाँ आया सर। वैसे, सही बताओ।
हाँ सर, समझ में आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास मुझे देखनी पड़ेगी, पहली क्लासेस। एक ही क्लास है, पहली क्या क्लासेस है, एक ही हाँ क्लास सर, है। उसी को देखना है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाँ सर, आता है, लेकिन क्वेश्चंस में ओके, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो भी वो लेटर होता है ना, सेंटेंस। ये नहीं कर पाएंगे आप। चलो, इससे आप देखना, अगर जब हम करेंगे तो तब देखना, ठीक है? देख के समझो, ठीक है? यस सर। ओके, और लोग बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने बनाया। देखो, हम तो बताएं वो कितने भी सवाल बना सकते हैं, कितने भी सवाल वो बना सकते हैं, इसका कोई एंडलेस है गेम ये। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया करना क्या है, तो आप कर ही देंगे फिर। देखो दीपक, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन? दैट मीन्स मैरिड ऊपर लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड में एडल्ट पॉपुलेशन नीचे लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। भाई, मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन का परसेंटेज बताना है तो मैरिड निकालना है टोटल में से। हाँ सर। टोटल एडल्ट पॉपुलेशन होगी, ऊपर मैरिड होगा, इंटू 100%, यही तो आएगी परसेंटेज। गलत? हाँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं इसका सही कह मतलब रहा अगर हूँ। हम एडल्ट पॉपुलेशन पता कर लें और मैरिड लोग पता कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस तो सर। बस ये दोनों चीजें निकालने की कोशिश करो कि मैरिड लोग कितने हैं और एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है। करो कोशिश, जो पहली लाइन है उससे। 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। यस, और फिर नीचे वाला पढ़ना, उसके बाद भी लिखा है कुछ, What पढ़ो। is the percentage of married adult population if no man marries वो तो मैंने more लिख than दिया, one? ठीक है ना? वो वाली लाइन Okay. तो मैंने लिख दी। नीचे बताओ, इफ नो मैन, If no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widow and widowers. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब बताओ मुझे दीपक, जो तूने बाद में पढ़ी है। नो मैन अगर मैरिज कोई मोर देन वन वुमेन, मतलब हर एक की एक एक बीवी है, राइट? मतलब ऐसा नहीं है दो दो तीन तीन, पोलीगैमी नहीं है यहाँ, ये सोसाइटी, ठीक है? मोनोगैमी। मोनोगैमी, राइट? आगे फिर क्या मतलब है? आगे सर, ना मैन एक से ज्यादा, ना पोलीगैमी मतलब कर सकते पोली वुमेन। एंट्री, मतलब पोली एंट्री भी नहीं है यहाँ पे, राइट? यस, एंड और विडोस, ना विडोस, ना दोनों में नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई सिंगल सिंगल बचा होगा, राइट? कुछ हाँ। लोग बोल देना क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन डाल दें कि भाई आप मतलब कुछ लोग, मतलब ऐसे भी तो हो सकते हैं जो विडो हो, मतलब हाँ आपके सर। जैसे कुछ लोग आएंगे वो रिप्रेजेंटेशन डाल के, मतलब फोटो डाल के वायरल करेंगे फिर के, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन उस सबको दूरी करने के लिए इसका मतलब क्या है? कि सब लोग आपस में मैरिड है। समझ रहे यस, हैं आप? ओनली इस लाइन का कपल मतलब आर क्या हुआ? देयर। है ना? सिर्फ ओनली ओनली कपल। कपल्स, ओनली कपल्स आर देयर, इसका मतलब ये है, ठीक है? एंड ऑल आर लिविंग कपल्स। ऐसा नहीं है कि यस। उनमें से कोई कोई बोलने लगे कि हमारा इमेजिनरी भी था, तो वो सब आप सोच सकते हो, लेकिन है नहीं। केवल ये है कि आपके जो कपल्स हैं वो, मतलब आपके हैं, मौजूद हैं, मतलब पॉपुलेशन में मौजूद हैं वो, ठीक है? यस। हाँ, लेकिन वैसे वो मीम भी चलता है ना कि वो कहाँ किस नेशन से है, तो वो बोलते हैं इमेजिनेशन। तो वैसा सब कुछ यहाँ नहीं है, तो मैं चला वहाँ मीम याद आ रहा है, तो दैट विल नॉट वर्क, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट। क्या लिखा है कि 40% मैन एंड 30% वुमेन। विमेन आर मैरिड। तो एक बात बताओ, जो 40% मैन होंगे वो प्लस। 30% वीमेन के बराबर नहीं होंगे? अरे मतलब सारे लोग मैरिड ही है ना आपस में, तो हाँ। 40% मैन आर इक्वल्स टू 30% वीमेन, राइट? हाँ सर। हाँ। बस यही था। अब करो इसको, अब कर दोगे, अब नहीं कर पाओगे। तो इसके आगे का कैलकुलेशन। देखो ठीक है, कैलकुलेशन दो तरह से कर सकते हैं। देखो दीपक, मान सकते हैं कि मैन एक्स है और वीमेन वाई है, ये तो मान ही सकते हैं। हमें हाँ पता नहीं सर। है ना मैन कितने हैं वीमेन कितने हैं। तो देखो, मैन या तो एक्स होंगे, वीमेन वाई होंगे, तो फिर टोटल कितने होंगे? एक्स प्लस वाई होंगे, राइट? इसमें तो कोई यस। डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पॉपुलेशन एक्स प्लस वाई होगी, उसमें से मैन आपके एक्स होंगे और वीमेन आपकी कितनी होंगी? वाई होंगी। या कोई डाउट है इसमें? नहीं है सर। तो 40% मैन मैरिड है, इसका मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, मतलब मैन के 40% इक्वल्स टू 30 बाई 100 इंटू वाई, राइट? मैं। यस। 100 से 100 कट गया,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 4:3 3/4 3/4 3/4 आ गई, मतलब एक्स 3 है तो वाई 4 है। समझ सकते हैं छोटे लेवल पे यही हाँ होगा ना। आगे फिर उसका कुछ मल्टीपल हो सकता है, जैसे एक्स 6 हो सकता है तो वाई 8 हो सकता है, मतलब उनका रेशो सेम रहेगा, राइट। रेशो का मतलब ये होता है कि उनमें से कॉमन फैक्टर निकालने के बाद वही आ जाएगा 3/4। तो मैरिड लोग कितने हैं एडल्ट पॉपुलेशन में से, बताओ? सर अब मैरिड रिपीट लोग कर। कितने हैं? मैरिड लोग कितने हैं पॉपुलेशन में से? यहाँ पे परसेंटेज तो ऐसे निकलेगी ना। मैरिड पॉपुलेशन में से कितने बताओ, कोई भी बताओ, मैरिड लोग कितने हैं? सर 4+7। 7 सर 7। नहीं नहीं नहीं, 7 आर द टोटल नंबर ऑफ पीपल, नॉट द मैरिड पीपल, ओके। देखो मैरिड में आप क्या, मैरिड में देखो आप क्या रख सकते हो, या तो 40% मैन रख सकते हो या 30% वीमेन रख सकते हो, राइट। ऊपर इट इज नॉट सर कि 1 मतलब आप कुछ भी रख दो, आपको पता है कि 40% मैन मैरिड है और आपको पता है कि 30% वीमेन मैरिड है, तो यू राइट आइदर, या तो आप 30% वीमेन रख दो क्योंकि बराबर ही है ना वो, 30% वीमेन या 40% मैन बराबर है। तो आप ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पे मैरिड लोग लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 40% ऑफ एक्स, लिख सकते हो नहीं लिख सकते ऊपर? सेम चीज लिख रहा हूँ ना मैं, जो मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ बताओ? अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो बताओ ना। मैरिड मैरिड लोग यही तो हैं, ये मैरिड लोग ही तो बराबर थे ना एक दूसरे के। 40% मैन इज इक्वल टू 30% वीमेन, तो या तो मैं 30% ऑफ वाई लिख दूं ऊपर या 40% ऑफ एक्स लिख दूं, एक ही बात है ना। देर आर नो, देर आर ऑल आर कपल्स, राइट। तो ये रख दो। नीचे क्या लिखोगे, एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है? एक्स प्लस वाई है, राइट, इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा आपका। किसी को डाउट है इसमें? एम आई राइटिंग समथिंग सर रॉन्ग? सर मुझे एक डाउट है। यस बोलो। सर वो एडल्ट पॉपुलेशन सिटी 40% मैन 30% वुमेन आर मैरिड, तो ये 3:4 आया, वो तो मैरिड होगा ना? अरे भाई साहब, एक्स बाई वाई की वैल्यू आई है, इसका मतलब है अगर जो, मतलब एक्स बाई वाई, मतलब अगर पॉपुलेशन में 3 आदमी थे तो 4 औरत थी, क्योंकि एक्स किसको माना था हमने बताओ? एक्स माना था मैन को और वाई माना था विमेन को। इसका मतलब अगर पॉपुलेशन में 3 आदमी थे तो 4 औरत थी, इसका मतलब केवल ये है, ठीक है ना। बट आर मैरिड बोला सर, इसका क्या मतलब बना? कहाँ पे बताओ? दिस मैन एंड वुमेन आर मैरिड। आपस में मैरिड है ना, ऑब्वियसली देयर आर नो आपस में विडोवर्स, आपस में मैरिड है। इसका मतलब पॉपुलेशन में, मतलब मैरिड लोग बराबर हैं। जो मतलब मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जो 300 औरतें थी तो उनका 40%, और जो 400 300 आदमी थे उनका 40%, और जो 400 औरतें थी उनका 30% बराबर आएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं जो लिख रहा हूँ इसमें किसको डाउट है बताओ? जो मैंने लिखा है लाइन वो गलत है क्या? मैरिड विमेन, मैरिड पॉपुलेशन कितनी है? या तो 40% ऑफ एक्स है या 30% ऑफ वाई है यार। मतलब मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ, जो बोला है वो लिख दिया है। इसमें कुछ दिक्कत है किसी को जो लिखा है? बताओ इसमें कुछ दिक्कत है? ये आपने सर गलत लिख दिया है, मैरिड पॉपुलेशन ये नहीं है। बताओ, मोहित कुमार गलत लिखा है लाइन जो लिखा है नीचे, जिसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं। सर 40% ऑफ एक्स, तो सर सर जो होगा वो तो वाई के बराबर होगा ना, 30% ऑफ वाई के। हाँ तो कोई सा भी रख दो, मैरिड तो बराबर ही है। 30% ऑफ वाई रख दो, यस 40% ऑफ सर। एक्स की जगह। मैरिड रखना है ना ऊपर न्यूमरेटर यस में, हमें टोटल पॉपुलेशन में से यस मैरिड सर। पॉपुलेशन बतानी है। तो नीचे टोटल पॉपुलेशन लिखनी पड़ेगी, न्यूमरेटर में मैरिड पॉपुलेशन लिखनी पड़ेगी। मैरिड पॉपुलेशन या तो 40% ऑफ एक्स है या 30% ऑफ वाई है, या यू कैन राइट 30% ऑफ आइदर वाई। वन। बट लिखना तो न्यूमरेटर में वही पड़ेगा ना, मैरिड पॉपुलेशन। तो हमें पता कैसे चल रही है, यही है ना 40% ऑफ एक्स। 40% ऑफ एक्स कितना यस होता है? सर। 2/5 ऑफ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100, ये आंसर है हमारा। अब देखो एक्स रख दो या वाई रख दो, बात वही है। एक्स या वाई कुछ भी रख दो, एक्स को 3 रख दो, वाई को 4 रख दो। समझ रहे हैं आप? एक्स को 3, वाई को 4 रख दो अब। हाँ राइट, ओके, यस 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 यस, ओके ओके, यस ही इज राइट एक्चुअली, ओके ओके, ही इज राइट।
एक्चुअली में लिखा है कि मैरिड पॉपुलेशन, नॉट मैरिड मैन पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन में देर आर men as well as women, so we have to add 30% of y, and then we have to take percentage. Sorry, we have to take the married population, not only men. Actually मतलब आपका समझ में आया, मैरिड पॉपुलेशन लेनी थी तो मैरिड मैन और प्लस मैरिड वीमेन दोनों आएंगी। ओके कुणाल, यू एक्चुअली गोट इट राइट, थैंक्स। 40% of x plus 30% of y is the total married population. अगर वो बोलते कि married men population, then we have to take 40% of x. Now they have asked married population, so you have to add. Okay, nice यार। तो यहाँ पे 40 पे आपने डिवाइड किया, क्या आएगा भाई? यहाँ पे 40 by 100 इस वजह से ले रहा हूँ इससे आसान पड़ जाए। 40x plus 30y divided by x plus y, ये परसेंटेज आ जाएगी क्योंकि 100 कट जाएगा फिर, राइट? 100 मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि सामने 100 था। यू सोल्व इट एंड यू विल गेट दिस। और एक्स वाई को आप 3 और 4 रख देना फिर, राइट? 3 और 4 रख सकते हो ना रेशो में। 3p 4p कुछ भी रखोगे तो कट जाएगा आपस में, राइट? आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 7, ये आएगा परसेंटेज 34 2/7 आई थिंक। 7 या 21 ये आएगा क्या? 7 या 21 3 0 7 चौक 28, हाँ 2 ही बचेगा, ठीक है यही आएगा। ये डी आएगा, सी आएगा, सी सही है। देखो भाई सवाल बढ़िया था, यहाँ पे इन्होंने मैरिड पॉपुलेशन पूछा था तो मैरिड मैन और मैरिड वीमेन दोनों जोड़ने पड़े। सही है, इन्होंने सही ये मतलब जज किया। लेकिन ठीक है हम इसे कोड से कराते हैं फिर, अब इसी से तो हो ही गए, एक्स वाई से तो करते रहेंगे। सुनो ओके, देखो एक बात बताओ आप सब लोग, देखो थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा, जॉब वाला मेथड है। एक्स वाई में कोई दिमाग नहीं लगता, एक्स वाई में बस जो बोला है वो लिख के करते चले जाओ, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा ध्यान देना। 30% ऑफ मैन इक्वल्स टू 40% ऑफ मैन इक्वल्स टू 30% ऑफ वीमेन दिए हुए हैं। मतलब जो भी पॉपुलेशन रही होगी मैन की उसका 40% और जो भी पॉपुलेशन रही होगी वीमेन की उसका 30% हमेशा बराबर आया होगा। मतलब ये दोनों पार्ट बराबर है ना। और हमें 40, इसका मतलब है कि 40 और 30 का जो पहला मल्टीपल आएगा कॉमन, उसको हम बराबर मान सकते हैं। एलसीएम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 40% ऑफ मैन है ना, तो 40 और 30 का जो पहला मल्टीपल आएगा उसको आप बराबर मान लो ना। जैसे 40 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 120 होता है। सबसे पहला एक नंबर 120 है जो दोनों को काटता है। तो आप मान लो कि ये 120 लोग हैं और आप मान लो कि ये भी 120 लोग हैं। क्यों माना? क्योंकि 120 से छोटा मानोगे तो मल्टीपल नहीं आएगा वो, इसलिए मैंने 120 माना है। बोलोगे आपने 120 ही क्यों लिया? तो उसका रीजन ये है कि वो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन का मतलब से छोटा कोई उनका कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो अगर जो ये 30% वीमेन 120 के बराबर है तो टोटल वीमेन कितनी है बताओ? 40. मैं बोल रहा हूँ 30% women are equals to 120. Then how many women are there? That means 1% women are equals to 4. That means 100% women are equals to 400. Right? True ना? In the same case यहाँ पे लिखा हुआ है 40% men are equals to 120. That means 100% men are equals to 300. 40% equals to 120. 1% equals to 3 and 100% equals to 300. इसका मतलब मैन कितने हैं पॉपुलेशन में? 300 और वीमेन कितनी है? 400। टोटल मैरिड कितने आ गए? 120 और 120 240 डिवाइडेड बाय 700 गुना 100 हो गया। समझ रहे? जहां पे भी दो चीजें इक्वल दी हो वहां पे आप सीधा एलसीएम लगा देना, कितना आसान हो जाएगा। So यही वाला इजी था, समझ रहे? देखो इजी तो था लेकिन मैं समझा रहा हूँ, कभी क्या पता नहीं इजी हो। देखो समझो मेरी बात, अगर जो इजी नहीं होगा तो सवाल नहीं करेंगे। क्या पता हमें एलसीएम नहीं आए दिमाग में, तो हम क्या करना है फिर? एक्स वाई से हो जाएगा ना, वैसे समझ रहे हैं आप लोग, एक्स वाई से भी हो जाएगा। आप ऐसे डरे ना कि एक्स वाई से नहीं कर पाएंगे, उससे आप हमेशा करेंगे, क्योंकि वो मैथ बना है तो किसी एक मेथड से करने के लिए नहीं बना है। कुणाल सिंह ने आपको समझ में आया ये मेथड सही लगा है? वो पहले वाला सही था? जब भी इक्वल आए तो आप एलसीएम ले लेना। जैसे मान लो वो बोले कि कहीं पे वोटिंग हुई है, बराबर बराबर हो जाए कि इसको इतनी वोट मिली उसको इतनी मिली, उनका परसेंटेज बराबर दे दे, तो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना दोनों साइड, तो वहां से आप जल्दी बता देंगे कि किसको कितना मिला है। वो सब सोच लेना जहां बराबर दिया है। ओके डन इट।
सही है। चलो तो दोनों तरह से हो गया। ओके, ये भी हम आपको करते करते हमारे दिमाग में भी आ गया। मैं सच बताऊं तो जब 120 देख रहा था तो मुझे दिमाग में आ गया, वरना मतलब मैं खुद एक्स वाई से करता हूँ। बट ठीक है, सही है मेथड। आगे करते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है एक्चुअली। इसे बहुत कम लोग कर पाएंगे इस क्लास में से। ये लास्ट ही सवाल है तो बस इसे और कर देते हैं। फिर कल हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और फिर कल क्या दिन है? कल संडे है। तो कल ही हम रेशो प्रोपोर्शन करेंगे और कल रेशो प्रोपोर्शन के सवाल भी करेंगे। तो कल रेशो प्रोपोर्शन के सारे पीवाईक्यू कर देंगे। जो पीवाईक्यू बचे हुए हैं परसेंटेज के, वो वर्कशीट में मिलेंगे आपको 7-8 सवाल। 3-4 सवाल एलसीएम के और 2-3 सवाल रेशो प्रोपोर्शन के। तो इस हफ्ते में हमारे 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, एलसीएम, परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, ये पेज ठीक है, और तेज कर दे। फिर मतलब कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग तेज हैं, वो समझ के चलें कि और लोग पीछे रह जाएंगे। ये वाला सवाल करें, लास्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। टेलीग्राम पे क्लास मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। सर। इस सवाल को सब लोग करें, जो बोला है वो आप अटेम्प्ट करें बस। और हम जूम कर देते हैं, ये सही है। कितने लोग इसको कर चुके हैं? सत्यम हो गया? कर रहा हूँ सर अभी। भाई इतना देर मत लगाओ, तेजी से करो। 2 मिनट सर। ओके, 22-28 तक आप लोग कर सकते हैं, फिर हम करेंगे 3 मिनट और। पर कोई आंसर नहीं लिखेगा बस।
जिन लोगों के आंसर निकल जाएंगे वो हैंड रेज कर लेंगे। मुंह में पेन देके कोई ना बैठे, क्वेश्चन सोल्व करे, लिखे उसे। कुछ लोग पेन ही नहीं चला रहे हैं, कुछ हवा में पेन चला रहे हैं। सभी को देख रहे हैं हम। एक दो का कैमरा भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या हो ही रहा है, पता नहीं। ओके। कुणाल सिंह ने कर दिया, बहुत सही कुणाल। आपका हो गया सत्यम? सर मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, मतलब 363 आ रहा है तो आंसर, ऑप्शन नहीं है। और इसका मतलब नहीं हुआ है, मतलब एक ही लोग कर पाए हैं। टाइम हो चुका है, देखो इससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे पाएंगे पेपर में भी, सच बात यह है, फिर आप छोड़ देंगे। मुकेश का भी हो गया है, ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे पाएंगे। अब देखना आपने गलती क्या है की होगी, सब लोग ध्यान से देखना। हम केवल वही करते हैं जो लिखा है, हमने हमेशा अभी हमेशा आपको कुछ और सिखाया नहीं। देखो क्या लिखा है, 12% अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर, तो मैंने लिख दिया लेस देन 30,000, यहाँ पे लिख दिया 12%। फिर 6% अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर, ग्रेटर देन 2 लाख, कितने हैं 6%। ओके, उसके बाद क्या लिखा है आपका, 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर, 22% ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, एंड 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख पर ईयर। 990 लोग, अब की बार नंबर दिया हुआ है, 30,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है। इसमें कोई दिक्कत? जो लिखा है, जो लिखा है वही हमने लिख दिया। अब 12% लोग 30,000 से कम कमा रहे थे और 22% लोग 1 लाख से ज्यादा कमा रहे थे, राइट। 2 लाख से ज्यादा कमा रहे थे कितने, 6%। लेकिन जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे थे वो 1 लाख से भी तो ज्यादा कमा रहे थे, समझ रहे हैं आप। जो 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं वो 1 लाख रुपए से भी तो ज्यादा कमा रहे हैं। तो इस 22% में ये 6% इंक्लूडेड है पहले से, समझ रहे हैं। ये हम नहीं सिखा पाएंगे, वो कुछ और भी लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखा है 1 लाख से ज्यादा, यहाँ पे लिखा है 2 लाख से ज्यादा, तो आप 1 लाख से ज्यादा वालों में काउंट कर लोगे ना उन सबको। तो 22% लोग 1 लाख से ज्यादा वाले हैं और 12% लोग 30,000 से कम वाले हैं। तो कितने आगे इन दोनों में, 12 और 22, 34 आगे, राइट। और अब 30,000 से 1 लाख के बीच कितने बच्चे, 66%। 34 वहां थे, 66 यहाँ होंगे, और कोई ब्रैकेट तो बचा ही नहीं है ना। या तो 30,000 से कम है, या 30,000 से 1 लाख तक है, या 1 लाख से ज्यादा है। तीन ही चीजों में तो भाग बट गए, या तो 30,000 से कम में बट गए, या 30,000 से 1 लाख तक हो गए, राइट। या फिर आपके ग्रेटर देन 1 लाख हो गए। मुझे किसी के माइक से पीछे आवाज आ रही है वापस, कोई बंद रखो माइक, दीपक बंद रखो माइक। ये तीन ही पार्ट में बटेंगे ना लोग। यहाँ पे कितने परसेंट है, थोड़ा और छोटा करते हैं। यहाँ पे 12% है, यहाँ पे आपने, यहाँ पे 990 लोग दिए हुए थे, और यहाँ पे आपको पता है 22% है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 लाख से ज्यादा भी दे दिए, लेकिन क्या वो 1 लाख से ज्यादा में भी तो है ना पहले से ही। जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं वो 1 लाख से ज्यादा भी तो कमा रहे हैं, इसका मतलब वो 22% लोग हैं। तो यहाँ पे जो 990 लोग थे वो 66% के बराबर थे, राइट। राइट, तो 1% किसके बराबर थे,
66% जब 990 के बराबर है तो 1% 990/66 के बराबर है। अब उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख। ये 2 लाख से ज्यादा वाले कितने थे, 6%। और 1 लाख से ज्यादा वाले कितने थे, 22%। तो कितने आए टोटल, 16% आए ना। 1 लाख से 2 लाख के बीच 16% आ गए ना। 2 लाख से ज्यादा 6% और 1 लाख से ज्यादा 22%। तो 1 लाख से 2 लाख के बीच तो 16% आ गए ना। 16% की वैल्यू बतानी थी। 16% की वैल्यू 990/66 गुना 16 आ जाएगी। कर दो डिवाइड। 11×6 = 66, 330, 2×3 = 6, 2×8 = 16। कितना आ रहा है भाई ये, अरे मेरा गलत कैसे आ गया आंसर, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। सर 60% है वो। 56% नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा 990 is equal to 60%। 60 क्यों है बताओ, 66 आएगा, सही है। बाईस Sir, can परसेंट you लोग please 1 लाख repeat? से जब सर मोर देन 22%, 22 2 पकड़ेंगे क्या अपन? क्या सर पकड़ेंगे। आपकी ठीक तो आ रही है सर, 240 तो आएगा ना सर। अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दिए क्या, हाँ 56% आएगा ना सर, क्या आएगा मतलब बोलो। 44% नहीं हो रहा है ये इन तीनों को ऐड करके, तो व्हाट आर यू सेइंग भाई, देखो सुनो क्या लिखा है। 12% लोग 30,000 से कम कमा रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा कितने कमा रहे हैं, 22% ना। तो 22 और 12 कितने होते हैं, 44, 22 और 12 44 होते हैं। सॉरी 34, तो यहाँ बीच में 66% लोग बचेंगे ना, टोटल तो 16% होंगे। 66% लोगों की वैल्यू जब 990 होगी तो 1% की 990/66 नहीं हो जाएगी। तो कितने परसेंट लोग निकालने हैं, 16%। यहां से निकालो, 11×3 = 33 और 11×6 = 66, 2×3 = 6, 2×8 = 16, 240 आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा अभी। देखो सवाल में कुछ नहीं है, देखो मैं क्या ही सिखा दूंगा इसमें, बताओ कोई भी बताओ इसमें क्या सिखा दूंगा मैं, जो बोला है वही तो लिखूंगा। अब इसमें भी ना लिखूं तो बताओ क्या करें। कौन सा चीज ऐसा था इसमें जो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, किसी ने तो आपने तरफ से लगा दिया अपनी तरफ से, ये तो हमें बताया ही नहीं था। देखो ये सवाल तो देखो बनेंगे और नए भी बनेंगे, आप समझो कुछ भी बन सकता है। जो जस्ट हैव टू राइट एंड अप्लाई। सत्यम क्या गलती की आपने, सर वो 6% वाला। ओके आपने 16 मतलब उसको जोड़ लिया उसी में, 22 और 6 कर लिया था। यस सर। देखो गलत है वो, क्योंकि 100% करना है। 100% के लिए या तो आप 30,000 से कम वाले लोग लोगे, या 30,000 से 1 लाख वाले लोग लोगे, या 1 लाख से ज्यादा वाले लोग लोगे। राइट, तो तीनों मिलके एक पूरा 100% हो जाएगा। राइट, 6% is already included inside 22%. Either you have to add it like 1 लाख से 2 लाख वाले या 2 लाख से ज्यादा वाले। तो फिर आप क्या करते, 16 और 6 जोड़ते हैं, जैसे वेन डायग्राम में करते हैं। तो 22 में से 6 घटा के 16 उसको जोड़ते हैं। या फिर आप ऐसे शुरू में ही सेग्रीगेट कर लेते, जैसे ये बोल रहे हैं सत्यम, देखो यहाँ पे फिर ऐसे सेग्रीगेट कर लेना चाहिए था आपको, कि आप पहले यहाँ लिखते आप बीच में, यहाँ लिखते 1 लाख से, कुछ लोगों ने गलती की हो सकती है इसलिए मैं उनसे पूछ रहा था, 1 लाख से 2 लाख, और फिर आप लिखते हैं यहाँ ग्रेटर देन 2 लाख। तो ऐसे लिखते हैं सारे, अपने अलग अलग खोल दिए। अब ये 22% तो सारे ही है ना, तो यहाँ 16 आएंगे और यहाँ 6 आएंगे। 6%। ठीक है सत्यम, यस सर। ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ जाइए, टोटल 100% होंगे तो बीच वाले 66% होंगे। I think my voice is breaking. My internet connection is. Wait a second, guys.
Can someone hear me? Hello? Yes, sir. यस सर। बीच में नेटवर्क कनेक्शन एक्चुअली ड्रॉप हो गया था। अभी आज के लिए सही है, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? देखो जो पूछा था हमने तो वही सोल्व किया। आपने सुबह से लेके शाम तक देख लिया 1.5 घंटा, हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। आपको भी वैसे ही बन जाना है हमारी तरह, जो बोले वो लिख के सोल्व कर दो, ज्यादा सोचो ही मत। ऐसा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ कि किस तरह के सवाल करने हैं। जो प्रीवियस ईयर है, जो टफेस्ट क्वेश्चन थे वो हम उठा के लेके आए। बच्चों वाले सवाल भी थे प्रीवियस ईयर में, इंक्रीज डिक्रीज वाले, वो हमने कल करा दिए, छोड़ दिया वहीं पे। चाहते तो आपको वहीं पे पकड़ के रख सकते थे, बट वी टुक द टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड सोल्व्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू, right? And they were quite easy. You just have to apply your mind. And these questions are tougher than your CAPF questions. लेकिन जो कल CAPF का भी कराए थे उसमें भी आप लोग फ्लूक कर गए थे, जबकि वो बहुत आसान था। समझ रहे हैं आप? You have to take care. In future also, don't actually be afraid of percentage or any topic. Just be afraid of your mind, जो कुछ और सोचता है सवाल करते वक्त। मुकेश आपने सही निकाल दिया था, डन। मुकेश और कुणाल ने सही निकाला था। वी आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, वी ऑल, क्या आपने निकाला, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा था। सीरियसली सवाल सही था, इसमें सब लोग मिस्टेक कर सकते थे। सही है, फिर किसी और को डाउट कुछ तो बताओ जल्दी, अदरवाइज वी विल साइन ऑफ फॉर टुडे। सर वो एक बात बोलनी थी। जी वो सर वो टेलीग्राम पे सर वो लेक्चर डिवाइस पे डाउनलोड नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा सेटिंग आप उसकी चेंज कर सकते हैं। मतलब डिवाइस मतलब मुझे नहीं समझ में आया। कहीं बाहर होते हैं सर, जैसे लेक्चर करना होता है तो सर उसे दोबारा डाउनलोड करना पड़ता है ईमेल, वो डिवाइस में डाउनलोड नहीं होता ईमेल। अच्छा अच्छा, वो आपकी गैलरी में सेव नहीं हो रहा, सेव टू हाँ डाउनलोड्स नहीं हो रहा। वो इसलिए क्या हुआ है, वो इसलिए क्या हुआ है जिससे मतलब कोई लोग लेक्चर को मतलब मिस यूज ना करें, क्योंकि राइटफुल ओनर के पास रहे वो। ठीक है इमराज, तो वो रीजन उसका है। क्योंकि तो उसका फिर ऐसे हो सकता है ना, बेसिस से आप अच्छे आदमी हो लेकिन सब अच्छे आदमी ना हो, तो क्या पता चला वो उसको रोज का रिकॉर्डेड लेक्चर अपना ही कुछ चैनल बना के डालने लगे। समझ रहे हैं? तो हाँ दैट वाज द रीजन। तो इस बस वजह से वो पर्सनल वन वन पर्सन यूज के लिए है। आप अपने पास बैठा के किसी को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेकिन सर, ऐसे खुले में मतलब भेजना वो थोड़ा सही नहीं है। समझ रहे हैं आप? सर वो बड़ी फाइल होती है ना, हर बार उसे डाउनलोड करना पड़ता है, बस यही प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं आपकी जगह होता मुझे भी सेम प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर ने ही वो सेटिंग की है, मैंने नहीं, क्योंकि मैं उतना ज्यादा टेक से भी हूँ नहीं। सर ने ही वो सेटिंग की है, तो यू रिक्वेस्ट सर, अगर आपको ओके लगता सर। है। ओके, ठीक है, ठीक है फिर गाइस, टेक केयर।